थोड़ा सा हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको भी कवर कर लेते हैं, जिसके अंदर मेनली हमारे पास है डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड प्लान्स। जो चीजें हम देखेंगे उसमें है कि हाउ डज मार्केटिंग अफेक्ट कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू का आपको आइडिया है ऑलरेडी। हाउ इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैरिड आउट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट डज अ मार्केटिंग प्लान इंक्लूड। तो पहले अगर हम देखें, आपके पास फेजेस हैं कुछ वैल्यू क्रिएशन की और डिलीवरी की। हम डिवाइड कर सकते हैं वैल्यू क्रिएशन को और डिलीवरी को सीक्वेंस के अंदर 3 फेजेस के अंदर। पहली है जिसके अंदर चूजिंग द वैल्यू। अब इसमें हम होमवर्क करते हैं, हम इसमें वर्क करते हैं कि हम देखते हैं कि हमने कौन सा प्रोडक्ट या वैल्यू कस्टमर को डिलीवर करनी है। हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि हम किस सेगमेंट को चूज करेंगे, टारगेट मार्केट एग्जैक्ट हमारे पास अप्रोप्रिएट कौन सी है, और डेवलप करते हैं अप्रोप्रिएट ऑफरिंग, उसको पोजीशन कहां करना है और क्या फार्मूला होगा। एसटीपी को हम देखते हैं एक्चुअली। चूजिंग द वैल्यू के अंदर हम देखते हैं कि हमने हु यानी सेगमेंटेशन कौन होगा, किस सेगमेंट को सर्व करना है, टारगेट कौन सा होगा और पोजीशनिंग क्या करेंगे। एसटीपी सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। सेगमेंटेशन के हम अगर ज्योग्राफिक वाइज हमने सेगमेंट्स बनाए हुए हैं, एक कोयटा का है, एक इस्लामाबाद है, एक रावलपिंडी है, एक लाहौर है, एक कराची है, एक मुजफ्फराबाद है। तो सेगमेंट्स कौन कौन से हैं जिनके लिए हमारी प्रोडक्ट काम की है या वैल्यूएबल है। और फिर टारगेट करना कि टारगेट मार्केट कौन सी होगी, इनमें से किनको हम टारगेट करेंगे, अभी कैटर करेंगे, सर्व करेंगे। और फिर पोजीशनिंग कहां करेंगे, हम उनके दिमाग में पोजीशन कैसे करेंगे अपनी प्रोडक्ट को कि हमारी प्रोडक्ट क्या है। तो चूजिंग द वैल्यू के अंदर तो आपके पास आप होमवर्क करते हो इन चीजों के ऊपर, सेगमेंट के ऊपर, टारगेट मार्केट के ऊपर, और आप पोजीशन कैसे करोगे अपनी प्रोडक्ट को, इसके ऊपर। सेकंड फेज आपके पास है जी प्रोवाइडिंग द वैल्यू। अब मार्केटर्स ने ये भी डिटरमिन करना होता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट के फीचर्स होंगे, प्राइसेस क्या होंगी, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। तो प्रोवाइडिंग द वैल्यू के अंदर मार्केटर्स ये डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से फीचर्स होंगे प्रोडक्ट के अंदर, यानी प्रोडक्ट होगी कैसी, और उसकी प्राइसेस क्या होंगी, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, ऑनलाइन, ट्रेडिशनल मोड के अंदर, वो तमाम आप डिसाइड करते हो। देन वी हैव कम्युनिकेटिंग द वैल्यू। जो थर्ड चीज है या थर्ड फेज है वो है कम्युनिकेट करना वैल्यू को, कि आपने जो चीज बनाई है, जो आपने साइज रखा है, डिसाइड किया है कि आपने कैसे करना है, वो आप कैसे आगे डिलीवर करोगे, उसको कम्युनिकेट करोगे। इसके अंदर सेल्स फोर्स को हम यूज करते हैं अमूमन कम्युनिकेट करने के लिए, इंटरनेट को यूज करते हैं, एडवर्टीजमेंट्स को यूज करते हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ कम्युनिकेशन के टूल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। गूगल एड्स लगा दिए, सोशल मीडिया पे एड्स लगा दिए, फेसबुक पे एड्स लगा दिए, उनको बूस्ट कर दिया पोस्ट को, प्रोडक्ट्स को। तो ये तमाम हम यूज करते हैं। तो ये जो द वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस जो है ये बिगिन करता है कहां से, कि वैल्यू चूज करते हैं हम, और फिर आखिर में खत्म होता है कि कम्युनिकेट कैसे करते हैं। तो सीक्वेंस के अंदर, ये 3 सीक्वेंस के अंदर आपके सामने वैल्यू क्रिएशन से लेकर डिलीवरी तक है। पहली के अंदर चूज कर रहे हैं वैल्यू चूज करने का मतलब ये है कि आपका सेगमेंट कौन सा होगा जिसको सर्व करेंगे, उनमें से टारगेट किसको करेंगे, और आप जो है वो पोजीशनिंग क्या करेंगे। प्रोवाइडिंग द वैल्यू के अंदर प्रोडक्ट के फीचर्स कौन कौन से होंगे, उसकी प्राइस क्या होगी, और उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, डिलीवर कैसे करेंगे। कम्युनिकेट द वैल्यू, जो चीज बनाई है उसको कम्युनिकेट कैसे करेंगे। उसके लिए हम न्यूज़पेपर्स को या मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो है वो यूज करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू चेन। द वैल्यू चेन is a tool to create more customer value, because every firm is a synthesis of primary and support activities performed to design, produce, market, deliver and support its product. तो वैल्यू चेन जो है इट्स अ टूल। समटाइम्स ये हमें हेल्प करता है कंपैरेटिव एज हासिल करने के लिए। कंपनी ए और कंपनी बी बिल्कुल सिमिलर उनकी प्रोडक्ट है, क्वालिटी सेम है, प्राइस सेम है, पर एक के जो वैल्यू चेन है वो ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा इफेक्टिव है, तो वो अपने लिए कंपनी ज्यादा वैल्यू ब्रिंग लेके आ सकती है। इस जो वैल्यू चेन है ये सिंथेसिस होता है, या आपके पास कह लें अमेलगमेशन ऑफ या कलेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज। कुछ एक्टिविटीज आपके पास प्राइमरी है और कुछ आपके पास सपोर्ट है। द वैल्यू चेन आइडेंटिफाइज 9 स्ट्रेटेजिकली रेलेवेंट एक्टिविटीज। वैल्यू चेन के अंदर 9 रेलेवेंट एक्टिविटीज हैं, जिनमें से 5 प्राइमरी हैं और 4 जो है वो सपोर्टिव एक्टिविटीज हैं। अब ये प्राइमरी एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं सप्लाई चेन के अंदर? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स और ब्रिंगिंग मटेरियल्स इनटू द बिजनेस। पहली प्राइमरी एक्टिविटी आपके पास इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है। ये वो लॉजिस्टिक्स हैं जो आपके पास मटेरियल लेके आते हैं बिजनेस के अंदर। फॉर इंस्टेंस आप जो है वो लेट्स सपोज टायर बनाते हो, तो टायर बनाने के लिए जो केमिकल्स हैं, जो रबर है, जो सप्लायर आपके पास लेके आता है। लेट्स सपोज आप ऑटोमोबाइल की कंपनी हो, तो जो ऑटोमोबाइल बनाने के लिए एल्यूमिनियम, इंजन,
पार्ट्स, बोल्ट लेके आता है आपके पास चेन, व्हीकल्स, लॉजिस्टिक्स, वो आपके पास इन बाउंड लॉजिस्टिक है, यानी ये सप्लायर से समझ ले मैन्युफैक्चरर तक है। फिर आपके पास है ऑपरेशंस और कन्वर्टिंग मटेरियल्स इनटू फाइनल प्रोडक्ट। आपके पास रॉ मटेरियल आया, आपके पास कॉफी बीन्स आई, आपने उनको, या आपके पास पल्प आया, आपने उसको जूस में कन्वर्ट कर दिया। आपके पास स्पेयर पार्ट्स आए गाड़ियों के, आपने उसको कार में कन्वर्ट कर दिया, असेंबल कर दिया। आपके पास जहाज के स्पेयर पार्ट्स आए, आपने उसको एयरलाइन के अंदर, एयरलाइनर के अंदर जो है उसको कन्वर्ट कर दिया। तो सेकंड जो वैल्यू चेन की मेजर एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटी है, वो है ऑपरेशंस, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल या मटेरियल्स इनटू फाइनल प्रोडक्ट। देन वी हैव आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। ये वो लॉजिस्टिक्स हैं जो उस प्लेन को, उस पत्ती को, उस जैम को, उस जूस को मैन्युफैक्चरर से लेके जाते हैं, शिप आउट करते हैं रिटेलर के पास। और देन वी हैव मार्केटिंग, जिसके अंदर सेल्स भी आती है। और फिर सर्विस है, सर्विस के अंदर आपके पास आफ्टर सेल सर्विसेज भी हैं। और जब कस्टमर आपके पास चीज बाय करने आता है तो उसको मुख्तलिफ स्पेशल डिपार्टमेंट्स जो हैं वो डील कर रहे होते हैं, प्रोक्योरमेंट के, टेक्नोलॉजी के, ह्यूमन रिसोर्स के। तो ये तमाम चीजें उसको जो है वो डील कर रही होती हैं उसके अंदर। तो सर्विस का जो एलिमेंट है वो आपके पास फिफ्थ प्राइमरी एक्टिविटी है इसके अंदर। और फिर वैसे ही आपके पास 4 स्पोर्ट एक्टिविटीज हैं। अच्छा, ये टेंटेटिव है, जिस तरह हमने लास्ट उस पर पढ़ा कि मुख्तलिफ कंपनी की ओरिएंटेशंस होती हैं, जो हम पढ़ के आए हैं आज, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट का मार्केटिंग, सेलिंग ओरिएंटेशंस है। अब ऐसा भी हो सकता है कि नायाब की एक कंपनी है बड़े स्केल के ऊपर जो ग्लोबली परफॉर्म चल रही है, और नायाब पाकिस्तान के अंदर जो चलाती है, बिजनेस करती हैं, यहाँ पे वो लेट सपोज मार्केटिंग ओरिएंटेशन फॉलो करती हैं, या यहाँ पे जो है वो प्रोडक्शन फॉलो करती हैं। और यूएस के अंदर जो उनकी कंपनी है वो मार्केटिंग ओरिएंटेशन फॉलो कर रही है। एक ही कंपनी मल्टीपल ओरिएंटेशंस भी फॉलो कर सकती है साइमल्टेनियसली, या एक ही टाइम के ऊपर। और एक ही कंपनी शायद जो पहले कोई और ओरिएंटेशन फॉलो करती थी, अब ओरिएंटेशन अपनी चेंज भी कर सकती है। वैसे ही ये जो प्राइमरी और आपके पास सपोर्ट एक्टिविटीज हैं, ये भी कुछ कंपनीज के अंदर शायद सपोर्ट भी प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर हो। तो ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है कि ये 5 प्राइमरी ही हो और 4 आपके पास सेकेंडरी या सपोर्ट एक्टिविटीज ही हो। बहरहाल सपोर्ट एक्टिविटीज के अंदर आपके पास प्रोक्योरमेंट है, जो चीजें बाय करता है, परचेज करता है मुख्तलिफ वेंडर से अपनी यूजेज के लिए। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जिसे आप R&D भी बोल सकते हैं, कि नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, ये भी सपोर्ट एक्टिविटी है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HR, ये भी सपोर्ट एक्टिविटी है। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपकी जनरल मैनेजमेंट की कॉस्ट है, प्लानिंग है, फाइनेंस है, अकाउंटिंग है, लीगल आपकी एक्टिविटीज है, वो तमाम भी, या गवर्नमेंट के अफेयर्स हैं, लिटिगेशंस हैं, या लीगल कंसर्न्स हैं, ओपिनियंस हैं, वो तमाम भी फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाती हैं। तो ये 4 सपोर्ट आपके पास एक्टिविटीज है। उसके बाद कोई भी अगर बिजनेस है तो उसके ये कोर बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं कुछ, जिसके अंदर पहला है मार्केट सेंसिंग प्रोसेस, उसके बाद है न्यू ऑफरिंग रियलाइजेशन प्रोसेस, फिर है कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस, देन वी हैव कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोसेस, उसके बाद आपके पास है फुलफिलमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस। अब आपके पास जो फर्म है उसकी सक्सेस जो है वो डिपेंड कर रही होती है कि कैसे हर डिपार्टमेंट जो है वो परफॉर्म करता है। और हर डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ जो है वो कोर प्रोसेसेस होते हैं, जिसके अंदर हमने ये देखे। अब इसमें जिस तरह पहला आपने देखा मार्केट सेंसिंग प्रोसेस है, ये करता क्या है, इसके अंदर वो तमाम एक्टिविटीज इन्वॉल्व है मार्केटिंग सेंसिंग प्रोसेस के अंदर, जो हेल्प करती हैं गैदर करने में और उसके ऊपर एक्ट करने में इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट। इसका नाम से पता लगता है मार्केटिंग सेंसिंग प्रोसेस, के वो तमाम एक्टिविटीज जिनके जरिए हम मार्केट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, वो तमाम मार्केटिंग सेंसिंग प्रोसेस का हिस्सा है। उसके बाद आपके पास है द न्यू ऑफरिंग रियलाइजेशन प्रोसेस। इसके अंदर वो तमाम एक्टिविटीज हैं जिसके अंदर रिसर्च भी है, जैसे मैंने कहा कि R&D रिसर्च भी है, डेवलपमेंट भी है, नई प्रोडक्ट को लॉन्च करना भी है, और टाइमली विद इन बजट चीजों को लॉन्च करना भी है। तो न्यू ऑफरिंग रियलाइजेशन प्रोसेस वो है जिसमें वो तमाम एक्टिविटीज जिसके जरिए आपकी कंपनी, आपका बिजनेस ये रियलाइज करता है कि हमें एक नया बिजनेस जो है उसको एक्चुअलाइज करना चाहिए, उसको बनाना चाहिए। उसके लिए वो रिसर्च करता है, फिर उस बिजनेस को या प्रोडक्ट को डेवलप करता है, उसको टेस्ट करता है विद इन अ बजट और टाइम एफिशिएंट मैनर के अंदर। तो ये वो तमाम एक्टिविटीज इसका हिस्सा है। देन वी हैव कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस। इसके अंदर वो तमाम एक्टिविटीज हैं जिसके जरिए हम देखते हैं कि सेगमेंट्स क्या हैं, टारगेट मार्केट्स क्या हैं, नए कौन कौन से प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं और उनको कैसे हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं या अक्वायर कर सकते हैं। कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस के अंदर वो तमाम एक्टिविटीज जो रिलेटेड हैं जिसके जरिए हम कस्टमर अक्वायर या कस्टमर एक्विजिशन के ऊपर फोकस करते हैं कि नया कस्टमर क्या होगा, उसकी डिटेल्स क्या होंगी, उसकी प्रोफाइल क्या होगी, उसको कैसे अट्रैक्ट करेंगे, उसको कैसे रिटेन करेंगे,
वो तमाम इसका हिस्सा है। देन वी हैव कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोसेस। द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोसेस जो है, इसके अंदर वो तमाम एक्टिविटीज हैं जिसके जरिए हम कस्टमर के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, अपना रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, उससे रिटेन करते हैं, उससे ग्रो करते हैं। ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर वो तमाम एक्टिविटीज जिसके जरिए आप कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को क्रिएट करते हो, डेवलप करते हो, ग्रो करते हो। ट्रेडिशनली ये हम मुख्तलिफ ट्रेडिशनल मोड्स के जरिए किया करते थे, जैसे कस्टमर को बर्थडे कार्ड भेज देना। अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आपको कई बार देखा होगा मैसेज आ देता है आपके किसी खास ओकेजन के ऊपर या खास इवेंट के ऊपर, अमूमन बर्थडे के ऊपर, या आपको फिजिकली पोस्ट बाय पोस्ट जो है वो कार्ड भेजते हैं, कंपनीज भेजती हैं। तो ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। आजकल मुख्तलिफ टूल्स हैं जो हेल्प करते हैं, आईटी टूल्स हैं जो इसमें हेल्प कर रहे होते हैं। देन द लास्ट प्रोसेस इज फुलफिलमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर वो तमाम एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं या इंक्लूडेड हैं जिसके जरिए हम ऑर्डर्स रिसीव करते हैं, उनको अप्रूव करते हैं, उनको शिप करते हैं विद इन टाइम, और पेमेंट कलेक्शन करते हैं। तो वो तमाम प्रोसेसेस, जैसे आपने चीजीएस से या केएफसी से ऑर्डर प्लेस किया, उन्होंने ऑर्डर लिया आपका, उसको शिप किया, उसकी पेमेंट की, और वो विद इन टाइम 45-30 मिनट्स के अंदर आपको सेंड किया। तो ये जो है फुलफिलमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस का हिस्सा है या सेगमेंट है जो अभी हमने डिस्कस किया। तो किसी को मार्केटिंग सेंसिंग प्रोसेस, न्यू ऑफरिंग रियलाइजेशन प्रोसेस, इन प्रोसेसेस के अंदर कंफ्यूजन हो तो प्लीज डू लेट मी नो। अच्छा, अब इसके बाद हमने जब कोर बिजनेस प्रोसेसेस देख लिए, तो फिर हमारे पास कोर कंपिटेंसीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने जो बिजनेसेस को ऑन करने के लिए, नर्चर करने के लिए कुछ कंपिटेंसीज चाहिए। मुख्तलिफ बिजनेसेस के अंदर मुख्तलिफ आपके जो है वो आपको एज मिलता है, जैसे टेक्सटाइल है, केमिकल इंडस्ट्री है, आईटी है, तो उसके अंदर आप हर चीज खुद नहीं बना रहे होते, कुछ चीजें आप ऑफ शोर भी बनवा रहे होते हैं। आप जब अपना बिजनेस करेंगे तो आप शायद सब कुछ खुद बनाए ना, कुछ चीजें आप बनी बनाई जो है वो चाइना से जो है वो ले लें, या यूएस से मंगा लें, या यूके से मंगवा लें। तो कुछ कोर कंपिटेंसीज हैं जिनका ख्याल करना पड़ता है। मेनली ये 3 एलिमेंट्स हैं जिनका आप ख्याल करते हो। एक ये कि आपके जो सोर्स है ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज, ये आपकी कोर कंपिटेंसी है, जो आपका कोर कंपेटिटिव एडवांटेज देता है आपको, यानी कस्टमर जो परसीव करता है बेनिफिट्स के आपको क्या मिल रहे हैं, ये आपका एक कंपेटिटिव एडवांटेज है या कोर कंपिटेंसी है। फिर एप्लीकेशन इन अ वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट्स, कि आपके पास कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करने के लिए क्या सोर्स है, ये पहला कोर कंपिटेंसी है। जैसे जिलेट है तो उनके पास वो टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए वो बेस्ट ब्लेड्स बना सकते हैं, तो ये उनको प्रोवाइड, इट्स अ सोर्स which can provide them a competitive advantage। फिर दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, एप्लीकेशंस इन अ वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट्स, यानी जो आपके पास सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज है उसको आप मल्टीपल मार्केट्स के अंदर यूज कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस होंडा है आपका पास, आपका इंजन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आपका सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज है। अब जो सोर्स ऑफ आपका कंपेटिटिव एडवांटेज है उसको आप रिप्लिकेट कर सकते हो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर, जैसे आप उसी इंजन से बाइक बना रहे हो, कार बना रहे हो, जेट प्लेन्स बना रहे हो, या एयरलाइनर्स बना रहे हो। तो ये आपके पास कोर कंपिटेंसी है आपकी। और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है डिफिकल्ट टू इमिटेट। वो जो सोर्स है उसको इमिटेट करना या कॉपी करना पॉसिबल ना हो, वरना अगर जिलेट की कोर कंपिटेंसी यानी कि ब्लेड्स की बेस्ट क्वालिटी प्रोड्यूस करना, ये उनका कोर कंपिटेंसी ना होता, अगर इसको एबीसी कंपनी भी कॉपी कर सकती या वो इसको रेप्लिकेट ना कर सकते मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के अंदर। तो आप देखेंगे कि जिलेट अपनी जो भी नई प्रोडक्ट्स बनाएगी उसके अंदर अपनी इस कोर कंपिटेंसी को यूज कर रही होगी, जो है बेस्ट ब्लेड बनाना। तो ये डिफिकल्ट टू इमिटेट है आपकी कोर कंपिटेंसी। वो जो भी कोर कंपिटेंसी हो वो मल्टीपल इंडस्ट्रीज के अंदर या वैरायटी ऑफ मार्केट्स के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो, जिससे मैंने कहा बाइक के अंदर, कार के अंदर, जेट्स के अंदर। और ये वो सोर्स होता है जो आपको कंपेटिटिव एडवांटेज देता है, जो बाकियों के पास मार्केट के अंदर नहीं होता। वो सोर्स या कोर कंपिटेंसी नहीं बन सकता जो आपके पास भी है और बाकी कंपनीज के पास भी है। जी व्हाट इज होलिस्टिक मार्केटिंग? हमने लास्ट लेक्चर्स में भी इसको थोड़ा सा स्टडी किया था। होलिस्टिक मार्केटिंग सीज इटसेल्फ एज इंटीग्रेटिंग द वैल्यू एक्सप्लोरेशन, वैल्यू क्रिएशन एंड वैल्यू डिलीवरी। अब वैल्यू इसके अंदर प्रोडक्ट या सर्विस है उसको एक्सप्लोर करना, नई प्रोडक्ट बनाना, सेंस करना और उसको डिलीवर करना। इससे रिलेटेड तमाम एक्टिविटीज जो है वो होलिस्टिक मार्केटिंग का हिस्सा है, विद द पर्पस ऑफ बिल्डिंग लॉन्ग टर्म म्यूचुअली सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप्स एंड को प्रोस्पेरिटी अमंग की स्टेक होल्डर्स। तो इसके अंदर जो लॉन्ग टर्म बिल्डिंग है रिलेशनशिप की, वो हम सीआरएम सॉल्यूशंस या मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स या ट्रेडिशनल मींस से जो है वो इंश्योर करते हैं। अब म्यूचुअली सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप जिसके अंदर आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो मीट हो रही हो कस्टमर की,
वो हम बनाते हैं और फिर सारे ग्रो करते हैं इसमें, सारे स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कस्टमर्स, जितने की स्टेक होल्डर्स हैं आपके बिजनेस के अंदर, वो तमाम लोग जो है वो ग्रो करते हैं, वो को प्रॉस्पर करते हैं इसके अंदर। होलिस्टिक मार्केटिंग जो है उसको ये क्वेश्चंस आंसर करने चाहिए। व्हाट वैल्यू अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल, हाउ कैन वी क्रिएट न्यू वैल्यू ऑफरिंग्स एफिशिएंटली, हाउ कैन वी डिलीवर द न्यू ऑफरिंग्स एफिशिएंटली। हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं नई वैल्यू क्रिएट करने के लिए, यानी नई प्रोडक्ट या सर्विस बनाने के लिए। हाउ कैन वी क्रिएट न्यू वैल्यू ऑफरिंग्स एफिशिएंटली, हम कैसे मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट अचीव कर सकते हैं। हाउ कैन वी डिलीवर द न्यू ऑफरिंग्स एफिशिएंटली, हम कैसे बेहतर तरीके से कौन से चैनल के जरिए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर की तरफ। द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल प्रोसेस, इसके अंदर 3 स्टेप्स हैं, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग जो है वो 3-4 मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर हो रही होती है, जिसके अंदर कॉर्पोरेट प्लानिंग है, डिवीजन प्लानिंग है, बिजनेस प्लानिंग है, प्रोडक्ट प्लानिंग है। फॉर इंस्टेंस एंग्रो का जो सीईओ है वो बैठ के ये डिसाइड नहीं करेगा कि जो उमोर की एक आइसक्रीम है उसका वेरिएंट या वर्जन कौन सा निकालना है। जो कॉर्पोरेट प्लानिंग है इसके अंदर कॉर्पोरेट लेवल की प्लानिंग की जाती है, उसके बाद डिवीजन आती है। फॉर इंस्टेंस एंग्रो एक एंटिटी है, या मास्टर वालों का आपने नाम सुना होगा, मास्टर एक एंटिटी है, उसके अंदर उनकी सब डिविजन्स हैं, जिसके अंदर केमिकल्स है, मास्टर के बेडिंग है, मास्टर के इंजन्स हैं, मास्टर की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, मुख्तलिफ डिविजन्स हैं। वैसे ही एंग्रो है, एंग्रो के अंदर उमोर उनकी एक एंटिटी है, पॉल्पर्स उनकी दूसरी एंटिटी है, और उनके अपने फर्टिलाइजर तीसरी एंटिटी है। फौजी वालों को देखेंगे तो उनके अपने फौजी सीमेंट है। तो इस तरह मुख्तलिफ हर कंपनी के अपने, या आप यूनिवर्सिटी देखेंगे कोई भी, तो उनके भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस एक हॉस्पिटल है, उसके अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, सर्जिकल है, यूरोलॉजी है, या और भी कोई डिपार्टमेंट है, तो वो सारी उसकी मुख्तलिफ डिविजन आ जाती हैं। देन वी हैव बिजनेस प्लानिंग और उसके बाद प्रोडक्ट प्लानिंग। अच्छा, कॉर्पोरेट प्लानिंग के अम्ब्रेला के अंडर ही डिवीजन प्लानिंग होती है। ऐसा नहीं होता कि डिवीजन प्लानिंग जो है वो उससे बाहर जा रही हो। डिवीजन के अंदर जो है आप अपने डिवीजन के लिहाज से प्लानिंग कर रहे होते हैं। जैसा मैंने कहा कि उमोर की प्लानिंग करनी है, कोई नई प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस करनी है, कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है, कोई नया वेरिएंट इंट्रोड्यूस करना है, तो वो तमाम चीजें इसके अंदर आप देख रहे होते हैं। फिर बिजनेस प्लानिंग है आपके पास, तो बिजनेस प्लानिंग आप देख रहे होंगे आप उसमें, और उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट की प्लानिंग है कि प्रोडक्ट का वेरिएंट, वर्जन, ये तमाम चीजें आप देख रहे होते हैं। फिर प्लानिंग को इंप्लीमेंट करते हैं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम प्लानिंग ठीक होती है, इंप्लीमेंटेशन में जो है वो चीज फेल हो जाती है। इंप्लीमेंटेशन के अंदर जो है आपने जब इंप्लीमेंट करते हो तो उसके रिजल्ट्स एज पर प्लान अगर हो तो वो ठीक है, अगर उसमें डिफरेंस आ रहा हो तो आप कंट्रोल करते हो। यानी आपने प्लान किया था कि आप 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे और 100 यूनिट्स जो है वो आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, आप 80 कर रहे हो, तो जो 20 का डिफरेंस है, यानी मेजरिंग रिजल्ट्स, डायग्नोसिंग रिजल्ट्स और टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, जो 20 का डिफरेंस आ रहा है, आप उसको देखते हो कि ये क्यों आ रहा है, इसकी वजह क्या है। वो मशीनरी है, ह्यूमन रिसोर्स आपके पास है, टेक्नोलॉजी है, या रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, सप्लाई चेन का इशू है, आप वो डायग्नोज करते हो और उसको फिर दोबारा करेक्टिव एक्शन लेते हो। वो इंप्लीमेंटेशन फेज के अंदर प्रॉब्लम है तो वहां फीडबैक देते हो, या प्लानिंग की किसी फेज के अंदर प्रॉब्लम है तो वहां जाके इन्फॉर्म करते हो, और कोशिश करते हो कि प्लान 100 का है एक्चुअल, तो आपका जो प्लानिंग 100 की है वो एक्चुअल रिजल्ट भी 100 का ही आ रहा हो, तो अब ये इंश्योर करते हो। देन वी हैव मास्टर मार्केटर्स, जो थ्रू द टाइम कामयाब जा रहे हैं, जिन्होंने अब तक जो है वो अपने आप को सर्वाइव किया हुआ है, मार्केट को सर्वाइव कर रहे हैं। Amazon है, दुनिया की एक बड़ी कंपनी है। BMW का नाम आपने सुना हुआ होगा, कैनन का आपने सुना हुआ होगा, डिज्नी है, ईबे है, मैकडोनल्ड्स है, IKEA हमने उसमें जिक्र किया था, सोनी है, सैमसंग है, टोयोटा है, ये स्टारबक्स है, ये तमाम बड़ी कंपनीज हैं जो ओवर द टाइम सर्वाइव किया इन्होंने अपने मुख्तलिफ इकोनॉमिक क्रंचेस को, और ओवरऑल जो जैसा नोकिया ने देखा आपने सस्टेन नहीं कर सका, मार्केट लीडर था एक टाइम के अंदर और सबसे बड़ी कंपनी थी, और अभी जो है उसका नामो निशान नहीं है। वैसे ही ब्लैकबेरी था, ब्लैकबेरी जो है जब आईफोन लॉन्च हुआ तो ब्लैकबेरी के हॉट हेडेड जो सीईओज थे वो निकल के सामने मजाक उड़ाया करते थे पब्लिकली आईफोन का, और आज आप देखो आईफोन एप्पल कहाँ पे है और ब्लैकबेरी सिर्फ सॉल्यूशंस के अंदर डील कर रहा है। जब आईफोन आया था तो उनके पास 500, जब आईफोन आया था तो ब्लैकबेरी के पास $500 बिलियन पड़े हुए थे, अवेलेबल थे, और फिर भी जो है वो सर्वाइव नहीं कर सका और अब सिर्फ सॉल्यूशंस के अंदर डील कर रहा है। मार्केटिंग प्लान इज लाइक अ ब्लूप्रिंट. A marketing plan is a central instrument for directing and coordinating the marketing effort. It operates at a strategic and tactical level. दो levels के ऊपर marketing plan आपको guide कर रहा होता है. It's like a blueprint. इसको देख के आप जो है वो अपने actions ले रहे होते हो, plans जो है वो कर रहे होते हो। ब्लूप्रिंट इन सेंस, जिस तरह घर का आप नक्शा बनाते हो, आपको पता होता है कि आपने इस कमरे का साइज क्या बनाना है,
कितना शेड रखना है, वैसे ही आप इसमें देखते हो कि आपने कौन सा पी किस तरह इस्तेमाल करना है, यानी आपने प्रोडक्ट कैसी बनानी है, आपने प्रमोशन कैसे करनी है, आपने प्लेसमेंट कैसे करनी है, आपने प्राइसिंग कैसे करनी है, वो तमाम चीजें हम मार्केटिंग प्लान के अंदर देख रहे होते हैं। तो ये इसमें जो स्ट्रेटेजिक लेवल है और टेक्निकल लेवल है, स्ट्रेटेजिक लेवल जो है वो जरा लॉन्ग रन में हम देखते हैं, जिसके अंदर टारगेट मार्केटिंग के डिसीजंस हैं कि अभी हमने फिलहाल इस्लामाबाद को या पिंडी को टारगेट किया हुआ है, तो स्ट्रेटेजिक लेवल की प्लानिंग होगी कि हम कब इंडिया में या ग्लोबली जाएंगे या किसी और सिटी को जो है वो टारगेट करेंगे। वैल्यू प्रोपोजिशन कि आप क्या वैल्यू प्रपोज कर रहे हो, क्या आपकी यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है या क्या आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है, वो जो है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का हिस्सा है। एनालिसिस ऑफ मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज, आपके पास और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं एक्सप्लोर करने के लिए। टेक्निकल लेवल के ऊपर आप जो देखते हो कि प्रोडक्ट की फीचर्स कैसे चेंज करनी है, क्या मॉडिफाई करना है, कैसे उसको रिजुविनेट करना है, कैसे उसकी पैकेजिंग चेंज करनी है, उसका साइज चेंज करना है, उसका कलर चेंज करना है, प्रमोशन मटेरियल कैसे चेंज करना है। पहले आप किस चीज को टारगेट कर रहे थे, कंफर्ट को, ईज को, लग्जरियस को, रगड या रॉ या रफ एंड टफ को, तो आपने उस लिहाज से अपनी जो है वो प्लानिंग जो है वो डिवाइस करनी है, जिसके अंदर आप ये करोगे। इसके अंदर आप जो है वो प्रमोशन किस तरह करनी है आपने, वो भी आप टेक्निकल लेवल के ऊपर जो है वो चेंज कर रहे होते हो। देन वी हैव मर्चेंडाइजिंग कैसे करनी है, प्राइसिंग क्या करनी है, सेल्स के चैनल्स कौन कौन से रखने हैं और सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करनी है। इन शॉर्ट टेक्निकल जो आपकी प्लानिंग है, ये आप कंपैरेटिवली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से जल्दी मूव कर सकते हो, मनूवर कर सकते हो। हम लोग मार्केट के अंदर इसी के जरिए मनूवरिंग करते हैं। ईद आ गई, हमने प्राइसेस कम कर दी, मदर्स डे आ गया, हमने प्राइसेस को चेंज कर दिया, नया कंपैक्टर आ गया तो हमने उसके तरह की कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, कोई नया प्रोडक्ट में फीचर ऐड कर दिया। तो ये तमाम चीजें जो है वो टेक्निकल लेवल पे होती हैं, जो हम जल्दी मूव कर सकते हैं। लेकिन जो आप देखते हो कोई बड़ी टारगेट मार्केट के डिसीजन, मार्केट को चेंज करने के डिसीजन, अब अगर एप्पल ने आईफोन का जो उनका यूजर है उसकी जगह कोई नई टारगेट मार्केट ऑप्ट करनी हो, तो ये कंपैरेटिवली जो है वो मुश्किल काम है, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, उसको अवेयरनेस क्रिएट नहीं होगी और डाइल्यूट हो जाएगा। जो ऑलरेडी कस्टमर है उसको समझ नहीं आएगी कि वो किस चीज के लिए काम कर रहा है। कॉर्पोरेट प्लानिंग के अंदर जो एक और मेन चीज होती है उसके अंदर है डिफाइन करना कॉर्पोरेट मिशन को, कि मिशन क्या है आपके बिजनेस का। फिर उसके बाद आप डेवलप करते हो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, इनको हम SBUs बोलते हैं। जिससे मैंने पहले जिक्र किया था कि एंग्रो है, तो एंग्रो के SBU कौन कौन से हैं, ऑल्पर्स है, उसके अंदर उनका जो है वो उमोर है, या मैंने कहा था कि मास्टर ग्रुप ऑफ बिजनेसेस है या मास्टर ग्रुप ऑफ कंपनीज है, तो उसके अंदर जो उनके SBUs हैं उसमें उनके मास्टर की बेडिंग है, मास्टर का फर्नीचर है, मास्टर के इंजन है, मास्टर केमिकल्स है, तो ये तमाम उसके SBUs हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। अभी आगे इनकी डेफिनेशन भी आएगी। और फिर आप देखते हो कि आपने कौन सा, ये जो आपके लॉर्ड्स एंड ब्रिज पे आपने पढ़ा, जो आपको मैंने कहा था कि इसके प्रोडक्ट कितने थे, वो उसके SBUs हैं, वो जो 8-10 हैं वो उसके SBUs हैं। वैसे ही अगर आप हेयर वेल्डिंग सर्विस में देखोगे, इन ड्राइव के या उबर के या करीम के, तो जो गो है, गो प्लस है या कोई और तरह की चीजें हैं, ये उनके मुख्तलिफ SBUs हैं, उनके डिफरेंट बिजनेसेस हैं ये सारे। फिर आप कॉर्पोरेट लेवल की प्लानिंग में ये भी देखते हो कि आपने कौन सा या कितना रिसोर्स किसको एलोकेट करना है। इसमें से आप जो है वो हम BCG मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा पहले, बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप मैट्रिक्स। आप कुछ मुख्तलिफ टेक्निक्स, फ्रेमवर्क्स के जरिए आइडेंटिफाई करते हो कि किस SBU, किस बिजनेस को मेरे कितने पैसों की जरूरत है, या किस में से आप पैसे निकाल लेने चाहिए, वहां पे पैसे जाया हो रहे हैं, तो वो आप देखते हो, असेस करते हो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। तो ये कॉर्पोरेट लेवल प्लानिंग के अंदर चीजें आ रही होती हैं। अब जिससे मैंने पहले कहा कि आपने मिशन स्टेटमेंट जो है वो बतानी है, कॉर्पोरेट मिशन बताना है, तो मिशन स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए और मिशन स्टेटमेंट्स क्या क्या है अवेलेबल ऑलरेडी दुनिया के अंदर। फेसबुक की क्या है, जेट ब्लू की क्या है, नेस्ले की क्या है, लिंक्डइन की क्या है, गूगल की क्या है, तो अभी हम वो देखते हैं आगे। गुड मिशन स्टेटमेंट इंक्लूड्स फोकस ऑन द लिमिटेड नंबर ऑफ गोल्स। आपके नंबर ऑफ गोल्स जो हैं वो उसमें पार्सिमोनियस होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए। स्ट्रेस मेजर पॉलिसीज एंड वैल्यूज, जो कि मेजर पॉलिसीज हैं या वैल्यूज हैं। लेट सपोज आप इस्लामिक वैल्यूज या एथिकल वैल्यूज पे फोकस करते हो, तो वो उसके अंदर क्लियर होनी चाहिए। आपकी जो मेजर पॉलिसीज हैं, कंज्यूमर सेंट्रिक हैं आप, तो वो क्लियर होनी चाहिए। जिस तरह अमेजोन जो है वो कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका फोकस जो है वो कस्टमर के ऊपर होता है। डिफाइन मेजर कंपेटिटिव स्फीयर्स, किन किन स्फीयर्स के आप अंदर जो है वो कंपटीशन करते हो, अभी आगे ये भी डिटेल से आएंगे। देन वी हैव शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट होना चाहिए, मेमोरेबल होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए आपके मिशन स्टेटमेंट। ये आगे 2 स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं, और अगर आप देखोगे तो इनमें से जो लेफ्ट साइड पे है वो जरा एम्बिगुअस या वेग मिशन स्टेटमेंट है। कंपैरेटिवली
जो राइट साइड पे है वो बेहतर मिशन स्टेटमेंट है, जो कहती है टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। तो ये आपने जो है वो इसके अंदर जो है वो देखना है गूगल्स फिलॉसफी, never settle for the best, focus on the user and all else will follow, it's best to do one thing really well। बजाय इसके कि आप मास्टर ऑफ ऑल बने, तो कोशिश करना चाहिए कि आपको एक चीज जिसके अंदर स्पेशलाइज हो उसको करें। फास्ट इज बेटर देन स्लो, डेमोक्रेसी ऑन द वेब वर्क्स। कुछ और आगे एग्जांपल्स हैं, आपको मैं दिखाता हूँ आगे। दूसरा गूगल का था। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, डिफाइनिंग अ मार्केट ओरिएंटेड मिशन। अब मार्केट ओरिएंटेड और प्रोडक्ट ओरिएंटेड जो मिशन है इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड मिशन है वो आपको रिस्ट्रेंट करता है या आपकी लिमिट सेट कर देता है जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पाते। लेट्स सपोज शुजात ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और वो जो है वो हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, जिसके अंदर वो ना ट्रक्स के ऊपर काम कर रहे हैं या शिपिंग कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि मेरा शिपिंग का बिजनेस है, या उनसे कोई पूछते हैं तो वो कहते हैं मेरा जो है वो पेट्रोल या ऑयल टैंकर्स का काम है मेरा। ये जब इस तरह डिफाइन करते हैं ये तो ये प्रोडक्ट ओरिएंटेशन है। मार्केट ओरिएंटेशन क्या होती है कि जब आप कस्टमर के यूजेज के लिहाज से उसको बताते हैं कि इट्स अ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। जब आप ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कहेंगे अपने बिजनेस को, तो आप बेशक आप तो अवेलेबल नहीं है, पर अगर कार्ट्स होते, बैलगाड़ियां या शिपिंग, रेलवे, एयरलाइंस, वो तमाम इसके अंदर आ जाती हैं। अब शुजात अभी जो है वो लेट सपोज बस के अंदर, जैसे डेवो है या हमारे पास पाकिस्तान में या और यहाँ पे सर्विसेज हैं, उस तरह की किसी ओन करते हैं बस सर्विस को और वो उसी तरह उसको डिफाइन करते हैं, तो वो कल एक्सपेंड करेंगे तो मिशन स्टेटमेंट चेंज करनी पड़ेगी। मिशन स्टेटमेंट बहुत स्लोली इवॉल्व होती है, 10 to 15 ईयर्स लगते हैं उसको इवॉल्व होने में। तो आप जब कहते हैं कि मैं ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में हूँ, जब शुजात कहेंगे कि मैं ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस के अंदर हूँ, तो लेट सपोज 2 साल बाद वो बसेस से जो है वो कहते हैं कि मैं एयरलाइन खोलना चाहता हूँ, या मैं रेलवे के अंदर आना चाहता हूँ, या मैं शिपिंग के अंदर आना चाहता हूँ, तो तब भी उसके अंदर आ सकते हैं विदाउट चेंजिंग मिशन स्टेटमेंट। तो मिशन स्टेटमेंट जो है वो मार्केट ओरिएंटेड होनी चाहिए, कस्टमर की यूजेज के लिहाज से, मार्केट की यूजेज के लिहाज से होनी चाहिए, ना कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो आपकी। जैसे इसमें अगर आप एक और चीज देखें, तो आप फोटोग्राफी का काम करते हैं तो आप कहें कि मैं आई एम अ फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर, और तो जब आप यूं कहते हैं तो आप प्रोडक्ट ओरिएंटेड होते हैं कि आप फोटोग्राफर हैं, वीडियोग्राफर हैं। जब आप कहते हैं आई क्रिएट मेमोरीज, तो आप जो है उसको मार्केट ओरिएंटेड जो है वो बना देते हैं। अब वो आज जो है वो कैमरा है फोटोग्राफ्स के लिए, या वीडियो है आपका कैमरा है, कल कोई और नई टेक्नोलॉजी होगी तब भी आप उसके अंदर उसको यूज कर सकेंगे। अ मिशन स्टेटमेंट शुड नॉट बी मायोपिक इन प्रोडक्ट टर्म्स। मायोपिक का मतलब होता है कि कस्टमर जो है वो समझता है कि जो कस्टमर ही जो आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है या कंपनी है, वो समझती है कि कस्टमर की प्रॉब्लम सिर्फ मेरी प्रोडक्ट ही सॉल्व कर सकती है। जैसे आयरन हो, आयरन इस्त्री जिसे आप बोलते हो, आप समझेंगे कपड़े इस्त्री करने के लिए आप इस्त्री बनाते हैं और आप समझेंगे कपड़े इस्त्री सिर्फ इस्त्री के जरिए, आयरन के जरिए ही की जा सकते हैं, तो ये आप मार्केटिंग मियोपिया का शिकार होते हो और आगे मूव नहीं कर पाते हो। इसीलिए बहुत सारी कंपनीज, जिस तरह आपने मैंने जिक्र किया था नोकिया का या बड़ी कंपनीज का, वो उनको ये डाउट होता है कि जो उनकी प्रोडक्ट है वो यूजेबल है या यूजफुल है। वो ये नहीं देखते कि कस्टमर की नीड क्या है। जैसे समटाइम्स कस्टमर की नीड होगी कि कोई भी चीज हो जो बेहतर तरीके से दीवार में सुराख करे, तो कस्टमर की नीड दीवार में सुराख करना है, वो ड्रिल से करे या किसी और इक्विपमेंट से करे, ये उसकी नीड नहीं है। कस्टमर की नीड है कि कपड़े प्रेस हुए मिले, वो आयरन से मिले या आपके पास स्टीम प्रेसर से मिले, ये डिपेंड नहीं करता। कंपनी, अगर आपको एग्जांपल दूं जो शिकार हुई मार्केटिंग मियोपिया का, अगर हम एग्जांपल है नासा जैसी बड़ी कंपनी, नासा के बारे में आपको आइडिया होगा, ये गवर्नमेंट फंडेड एजेंसी है और काफी अच्छे से जो है वो चांद के ऊपर और आगे पीछे जो है वो रॉकेट्स और ये सारी चीजें इनको यही डील करती है। पर ये भी जो है वो मार्केट मियोपिया का शिकार थी। उसकी वजह ये है कि इनको लगा जो हम लोग रॉकेट्स बनाते हैं दीज आर द बेस्ट और यही एक सोल्यूशन है स्पेस में जाने का। लेकिन जब आप देखो स्पेस एक्स आई, आप में से कुछ लोग वाकिफ हो गए एलन मस्क से, उनकी कंपनी है जिनकी टेस्ला कंपनी, उनकी कंपनी है स्पेस एक्स। उन्होंने जो है वो रॉकेट्स बनाए जो जाते हैं ऊपर, जाके शटल को छोड़ते हैं खला में और वापस आके पार्क हो जाते हैं, मतलब वो ऊपर जाके डिस्ट्रॉय नहीं होते। तो उन्होंने शायद शुरू में कुछ अरबों के रॉकेट्स डिस्ट्रॉय किए हों ये करने के लिए, पर अब रॉकेट जाता है शटल को लेके खला के अंदर स्पेस में, और उसको जब स्पेस पे छोड़ता है तो फिर वो उल्टा वापस रिवर्स होकर, जिस तरह गाड़ी आती है वैसे वो रिवर्स होकर रॉकेट आके दोबारा अपने प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाता है। तो ये गवर्नमेंट फंडेड एजेंसी जो थी नासा, उसको ये ख्याल नहीं आया कि इतने रॉकेट्स इतने अरसे से जाया कर रहे थे, वो रॉकेट भेज के ऊपर रॉकेट खला में तबाह होता था और शटल आगे चली जाया करती थी। तो ये उनका जो है वो एक प्रोसेस चल रहा था।
तो मियोपिक जब आपको लगता है कि आपका सोल्यूशन बेस्ट सोल्यूशन है और इसी से जो है वो मसला हल होगा, तो ये जो है ये मार्केटिंग मियोपिया से हम बोलते हैं या प्रोडक्ट मियोपिया को हम बोलते हैं। आपकी मिशन स्टेटमेंट मीनिंगफुल होनी चाहिए और सक्सेंट या स्पेसिफिक होनी चाहिए, ब्रीफ होनी चाहिए, मोटिवेटिंग हो, एम्फेसाइज करे कंपनी की स्ट्रेंथ्स को और उसके अंदर वर्केबल गाइडलाइंस भी अवेलेबल हो, नॉट बी स्टेटेड एज मेकिंग सेल्स और प्रॉफिट्स और सेल्स की टर्म्स के अंदर नहीं होनी चाहिए। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने ये हैं, जैसे जेट ब्लू की मिशन स्टेटमेंट है टू इंस्पायर ह्यूमैनिटी बोथ इन द एयर एंड ऑन द ग्राउंड। अब जेट ब्लू के नाम से लगता है कि ये सिर्फ जो है वो एयरलाइनर है और ऊपर जो है, अब लेकिन इन्होंने जिस तरह इसको अपने मिशन स्टेटमेंट को डिफाइन किया हुआ है, या जो मिशन स्टेटमेंट बनाई हुई है, उससे ये कल ग्राउंड भी बड़े आराम से जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं अपने बिजनेस को। तो टू इंस्पायर ह्यूमैनिटी बोथ इन द एयर एंड ऑन द ग्राउंड। टेस्ला अभी जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था, इलेक्ट्रिक कार की कंपनी है एलन मस्क की, इसका मिशन स्टेटमेंट है टू एक्सेलरेट द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी। अब देखिए इसके अंदर की कार का जिक्र ही नहीं है, तो ये भी अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं मुख्तलिफ बिजनेसेस के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर। टेड आपने सुना होगा, टेड टॉक सुनी होगी शायद आपने कभी, तो उसके अंदर उसका जो मिशन स्टेटमेंट है वो है स्प्रेड आइडियाज। लिंक्डइन आई होप आप लोग यूज करते हो, मतलब अगर नहीं यूज करते तो आप नुकसान में हैं मेरे ख्याल में। लिंक्डइन जो है वो यूज करना सबसे इंपॉर्टेंट है आजकल। क्यों? बिकॉज इट कनेक्ट्स द वर्ल्ड्स प्रोफेशनल टू मेक देम मोर प्रोडक्टिव एंड सक्सेसफुल। यहाँ पे आप नेटवर्किंग कर सकते हो और प्रोफेशनल के साथ जो है वो कनेक्टिविटी कर सकते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट, रेडिट से इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये आपको प्रोफेशनली ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। Amazon है, इसकी मिशन स्टेटमेंट है टू बी अर्थ मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। मैंने पहले भी जिक्र किया था Amazon का, बताया था कि कस्टमर सेंट्रिक है, where customers can find and discover anything they might want to buy online and endeavors to offer its customers the lowest possible prices। ये उनका मिशन स्टेटमेंट है और इसी को देखें वो फुलफिल करते हुए, अगर आप में से कोई Amazon पे काम करता हो या सीख रहा हो या करने की कोशिश कर रहा हो, तो उसको आइडिया होगा कि कम वक्त में जो मर्जी हो जाए, गलती कस्टमर की भी हो तब भी कस्टमर कहता है कि मुझे चीज टूटी हुई मिली है, खराब मिली है, तो कंपनी कहती है इसको नई चीज दें। वो अपने कस्टमर्स का ख्याल रखते हैं, जो मर्जी कर लें आप, बेशक कस्टमर गलत भी बोल रहा हो, झूठ भी बोल रहा हो, क्योंकि ये कस्टमर सेंट्रिक एक जो है वो कंपनी है और ये कस्टमर का ख्याल रखती है। ये हमारी कुछ लोकल आपकी मिशन स्टेटमेंट्स हैं। ये कंपैरेटिवली उतनी क्लियर और इतनी अच्छी नहीं है, बहरहाल फिर भी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं बड़ी कंपनीज पाकिस्तान के अंदर, उनकी है। जैसे कायद आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल है ये रावलपिंडी के अंदर, इसकी मिशन स्टेटमेंट है स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल, वेल प्लान्ड, वेल इक्विप्ड एंड टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटीज in all disciplines of medicine and surgery by well-trained, experienced teams of experts to all at an affordable price with compassion and competence। बाकी तमाम बातें ठीक है इनकी, पर ये थोड़ा सा उन्होंने झूठ लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ है, टू ऑल एट एन अफोर्डेबल प्राइस। ये एक एक्सपेंसिव हॉस्पिटल है, अफोर्डेबल प्राइसेस नहीं है इसकी। फिर मास्टर ग्रुप ऑफ कंपनीज का जिसका मैं जिक्र कर रहा था पहले, अगर आप वो देखेंगे, एट मास्टर ग्रुप आवर मिशन इज टू बिकम a diversified conglomerate delivering quality products and services to its clientele. We aim to be the organization that implements continuous enhancements into its technique to offer an inventive solutions to consumers' needs. We have tasked ourselves to become a leading group of Pakistan that dominates every industry with its innovative solutions and exceptional products and services। तो बिल्कुल मास्टर ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है, जिस तरह उनका मिशन स्टेटमेंट है, वो उसके ऊपर वैसे ही वर्किंग कर रहे हैं। अगर आपको आइडिया है मार्केट का, हर प्रोडक्ट जो इनकी है, हर अपनी कैटेगरी के अंदर वो बेस्ट कंसीडर करती है। आपने अगर सुना हो, मास्टर की पाइप फिटिंग्स बेस्ट हैं, मास्टर की टाइल्स बेस्ट हैं, मास्टर के केमिकल्स भी काफी अच्छे हैं। तो मास्टर जो है जिस तरह कह रहे हैं कि वो स्ट्राइव कर रहे हैं कि हर कैटेगरी के अंदर वो बेस्ट हो, वो उसके लिए कोशिश करते हैं और उनकी एफर्ट जो है वो नजर भी आ रही होती है। फिर नेक्स्ट स्टेप था जी सेटिंग कंपनी ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। उसमें बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं और मार्केटिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं कि आप कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करें, जिस तरह आपने लॉर्ड्स एंड बिट्स के अंदर पढ़ा था। वो कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए जो है वो सोल्यूशन को इनकॉर्पोरेट कर रहे थे अपनी स्टडी के अंदर। और इन्वेस्ट इन रिसर्च, आप रिसर्च के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करें, R&D पे जो है वो इन्वेस्ट करें। इंप्रूव प्रॉफिट्स, अपने प्रॉफिट्स को इंप्रूव करें। इस इंप्रूव प्रॉफिट्स के दो तरीके हैं, आप प्राइस को हाई करोगे या कॉस्ट को रिड्यूस करोगे। और उसके बाद मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स है इंक्रीज मार्केट शेयर। समटाइम्स कंपनी का गोल जो है वो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। फॉर इंस्टेंस, जैसे जब अमेजोन गई, अमेजोन तो ऑलरेडी थी इंडिया के अंदर, उनकी एक लोकल कंपनी भी है फ्लिपकार्ट के नाम से, और वो एम्प्लॉइज थे फॉर्मर अमेजोन के, और उन्होंने जो है वो कंपनी शुरू की फ्लिपकार्ट। और केस स्टडी एक है, उसमें वो बताते हैं कि अमेजोन जो है वो प्रॉफिट्स नहीं कमा रही थी इंडिया के अंदर,
जबकि फ्लिपकार्ट जो है वो बहुत प्रॉफिटेबल थी। तो जब इसके बारे में डिस्कस किया गया अमेजोन से, और कॉमन सेंस भी मतलब अगर हम लोग इंटरेक्शन हम कर सकते हैं तो मैं आपसे पूछता भी बहरल अभी बहरल वो जो आपके अमेजोन के सीईओ थे, ही टोल्ड द केस स्टडी राइटर कि आप जो है वो हमारा गोल डिफरेंट है, हमारा काम जो है प्रॉफिट कमाना नहीं है इंडिया के अंदर। अभी हम पेनिट्रेट कर रहे हैं, मार्केट शेयर ग्रो कर रहे हैं, हम जा जाके गांवों के अंदर उनको सिखा रहे हैं कि कैसे अमेजोन को यूज करना है, वेंडर्स को कैसे ऑन बोर्ड लेना है, आपने आप क्या क्या काम कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो खर्चा ज्यादा कर रहे थे और पैसे कम कमा रहे थे। उसकी वजह ये थी कि दे वर लुकिंग एट देयर कंपेटिटिव स्फीयर, जिसके अंदर अली एक्सप्रेस था। फ्लिपकार्ट तो कुछ चीज नहीं थी, फ्लिपकार्ट जो है वो एक ग्लोबल कंपनी नहीं थी, कंपैरेटिवली बहुत छोटी कंपनी थी। अली एक्सप्रेस या अली बाबा के जो कंपटीशन है अमेजोन का, वो अली एक्सप्रेस या अली बाबा से है। और इंडियन मार्केट इतनी बड़ी मार्केट है कि जो उसको पहले कैप्चर कर लेगा वो मार्केट लीडर बन जाएगा। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो पेनिट्रेट कर रहे थे इंडियन मार्केट के अंदर। उनका गोल प्रॉफिट कमाना नहीं था, उनका गोल था कि वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर ले सकें। तो इसलिए मार्केट शेयर या आपके जो ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स होते हैं वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स नहीं होते, बल्कि वो मार्केट शेयर कितना ग्रो किया आपका, आपके कितने लॉयल कस्टमर्स आए हैं, आपके कस्टमर अभी जो लेटेस्ट स्टडीज हैं हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की, वो बताती हैं कि अब ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो सिर्फ कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू की होती है, वो नहीं, बल्कि कस्टमर रेफरल वैल्यू वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल। बहरहाल उसके बाद सेटिंग कंपनी ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, द कंपनी नीड्स टू टर्न इट्स मिशन इनटू डिटेल्ड सपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ईच मैनेजर शुड हैव ऑब्जेक्टिव्स एंड बी रिस्पांसिबल फॉर रीचिंग देम। अब जैसे मास्टर ने जो है वो कहा कि हमने हर अपनी कैटेगरी के अंदर जो है वो मार्केट लीडर बनना है, तो अपने गोल्स, अपने एम्स, अपने चीजें जो है वो कम्युनिकेट करते हैं आप लोगों को, जो क्योंकि एग्जीक्यूट लोगों ने करना है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने करना है, और हर एक की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो कॉर्पोरेट लेवल का मैनेजर है उसकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस मिशन स्टेटमेंट को फुलफिल करने के अंदर। जो लेट सपोज किसी डिवीजन का सीईओ है या उसको लीड कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी डिफरेंट होगी मिशन स्टेटमेंट को फुलफिल करने के अंदर। जो प्रोडक्ट मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, एचआर मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, किसी एक पर्टिकुलर डिवीजन या बिजनेस के अंदर मिशन स्टेटमेंट को फुलफिल करने के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होंगी। तो आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो ड्यूटीज जो है वो डिफाइन करते हैं, उनको एलोकेट करते हैं, उनको बताते हैं कि इसको फुलफिल करेंगे तो अल्टीमेटली मिशन स्टेटमेंट जो है वो या मिशन जो है वो आपका अचीव होगा। द कंपनी कैन टाई अ डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो टुगेदर अंडर अ मिशन। कंपनी जो है वो मुख्तलिफ किस्म के अपने पोर्टफोलियो जो है वो मिशन के अंदर डाल सकती हो और डालनी चाहिए। जिस तरह अभी मैंने जिक्र किया था कि अगर वो आपकी मिशन स्टेटमेंट मार्केट ओरिएंटेड होगी तो आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। इन दिस वे द फर्म्स मिशन इज ट्रांसलेटेड इनटू सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स फॉर करंट पीरियड। जो इनोवेटिव कंपनीज हैं वो भी क्या करती हैं, वो अपने एम्प्लॉइज को टाइम देती हैं थोड़ा सा सोचने के लिए, इनोवेट करने के लिए। अगर आप जो है वो कहते हैं कि मैं ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस के अंदर हूं, तो आपका एम्प्लॉई, और आप अभी एक्चुअली कार शिपिंग रहे हो या शिप के बिजनेस के अंदर हो या आप बसेस के बिजनेस के अंदर हो, पर आपका एम्प्लॉई बैठ के आइडिया जो है आपको शिपिंग के अंदर की अपॉर्चुनिटी होगी तो उसके लिहाज से भी आपको आइडिया दे सकता है, और एयरलाइनर्स के लिहाज से भी जो है आपको आइडिया दे सकता है। मेजर कंपेटिटिव स्फीयर्स, इसके अंदर इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन होता है, प्रोडक्ट वाइज कंपटीशन होता है, कंपिटेंस के ऊपर जो है वो आप कंपटीशन करते हो, मार्केट सेगमेंट के अंदर कंपटीशन होता है, वर्टिकल चैनल्स के अंदर जो है वो कंपटीशन होता है, ज्योग्राफिक वाइज चैनल कंपटीशन होता है। इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह आप देखोगे आईटी सेक्टर के अंदर आपके पास यूफोन है, जैज है, जोंग है, और हर कोई जो एक स्पेसिफिक मार्केट के लिए compete कर रहा है उस इंडस्ट्री के अंदर, तो वो उस इंडस्ट्री के जो है वो यूजर हैं। उसके अलावा आप देखेंगे प्रोडक्ट वाइज जो है वो लोग compete करते हैं। जैसे मैं जिक्र करता रहता हूँ हेयर लर्निंग सर्विस का, तो हेयर लर्निंग सर्विस के अंदर जैसे आप देखोगे प्रोडक्ट वाइज जो है वो compete कर रहे होते हैं। गो है, गो प्लस है, एक प्रोडक्ट एसी वाला है, एक प्रोडक्ट बगैर एसी के है, एक कॉस्ट इफेक्टिव है, एक कॉस्ट इफेक्टिव जो है वो नहीं है। तो ये तमाम जो है वो इसके अंदर आ रहे होते हैं। फिर कंपिटेंस के ऊपर है, हमने कल भी जिक्र किया था कि आपकी कंपिटेंस होती है, समटाइम्स आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है या खास किस्म का ह्यूमन रिसोर्स है जिसकी बेसिस के ऊपर आप compete कर रहे होते हो। देन मार्केट सेगमेंट है कि अभी आप जो है वो शायद अब तो खैर लाहौर में भी इन ड्राइव लीड कर रहा है, और कराची में अब पहले लीड नहीं कर रहा था, इस्लामाबाद में भी इन ड्राइव लीड कर रहा था। तो सेगमेंट के अंदर भी जो है वो आप compete कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा लॉर्ड्स एंड ब्रिट्स के अंदर भी मुख्तलिफ सेगमेंट्स थे जिनके अंदर मुख्तलिफ लोग compete कर रहे थे।
और इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ग्रोथ बताई हुई थी। 6 बिलियन से 36 बिलियन पे मेरे ख्याल है इंडिया खुद जा रहा था, और वैसे ही ग्रोथ नजर आ रही थी कंपनीज के अंदर भी कि 1.5 करोड़ की कंपनी जो है वो अब 1500 मिलियन की बातें कर रही थी और उसके बारे में प्लानिंग कर रही थी। देन आप कंपीट करते हो वर्टिकल चैनल्स के अंदर, जिसके अंदर आपके सप्लायर से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर तक सारे आते हैं। उसमें होलसेलर है, रिटेलर है, समटाइम्स आप इनको निकालते हो ताकि और आप एफिशिएंसी इंक्रीज करो। समटाइम्स पेनिट्रेशन अच्छी होती है होलसेलर और रिटेलर के जरिए, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर हो जाती है। तो ये आप इसके ऊपर भी compete करते हो और जियोग्राफिक वाइज भी आप compete करते हैं। जिस तरह हमने कहा था कि आप किटकैट का फ्लेवर चेंज करते हो और प्राइस चेंज करते हो, तो जियोग्राफिक वाइज जो है वो आप कंपैटिटिव स्फीयर के अंदर प्लानिंग कर रहे होते हो। ये आगे जिस तरह हमने पहले जिक्र किया था प्रोडक्ट ओरिएंटेशन वर्सेस मार्केट ओरिएंटेशन, तो अगर आप देखोगे कंपनी है पैसिफिक रेल रोड, तो प्रोडक्ट ओरिएंटेशन क्या होगी, वी रन अ रेल रोड। मार्केट ओरिएंटेशन क्या है, वी आर अ पीपल एंड गुड्स मूवर। ठीक है, तो ये मार्केट ओरिएंटेड इसकी जो है वो स्टेटमेंट है। फिर एक ज़ोरॉस है, आपने इसका बहुत सुना हुआ होगा। तो अगर इसकी प्रोडक्ट ओरिएंटेशन देखेंगे तो वो है वी मेक कॉपिंग इक्विपमेंट, और मार्केट ओरिएंटेशन क्या है, वी इंप्रूव ऑफिस प्रोडक्टिविटी। तो इसके अंदर इनके पास स्कोप है कि कितना डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑयल की गिवन है वी सेल गैसोलीन, और दूसरे में लिखा हुआ है वी सप्लाई एनर्जी। कोलंबिया पिक्चर्स में लिखा हुआ है वी मेक मूवीज, और अगला आप देखेंगे मार्केट ओरिएंटेड है वी इंटरटेन पीपल। तो ये जो है वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट और मार्केट ओरिएंटेशन थी। फिर अब बिजनेस कैन डिफाइन इटसेल्फ इन टर्म्स ऑफ 3 डायमेंशंस। एक बिजनेस अपने जो आपको है वो 3 डायमेंशंस के अंदर जो है वो एक्सप्लेन कर सकता है या डिफाइन कर सकता है, जिसके अंदर कस्टमर ग्रुप्स है, कस्टमर नीड्स है एंड टेक्नोलॉजी है। लेट्स सपोज एक स्मॉल कंपनी है जो अपने बिजनेस को जो लाइटिंग सिस्टम जो है वो बनाती है, मुख्तलिफ लाइटिंग के सिस्टम्स हैं, साउंड सिस्टम्स हैं। लेट्स सपोज कि वो लाइटिंग सिस्टम बनाती है किसके लिए, टेलीविजन स्टूडियोज के लिए। तो इसकी जो कस्टमर ग्रुप है, जो उसका कस्टमर है वो कौन है, टेलीविजन स्टूडियोज है। जो पहली चीज आपने देखी कस्टमर ग्रुप, वो उसका टेलीविजन स्टूडियोज है। कस्टमर नीड क्या है, सेकंड चीज जो थी वो उसकी नीड जो है वो लाइटिंग की है जो वो प्रोड्यूस करते हैं। और थर्ड, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करते हैं लाइटिंग की। लाइटिंग के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज बहुत सारी आ चुकी हुई होंगी, हेलोजन है, डायरेक्ट एनर्जी है, गैस से है। तो कौन सी लाइटिंग टेक्नोलॉजी आप लोग यूज कर रहे हैं। तो 3 मेन जो है ना डायमेंशन है जिसके अंदर बिजनेस अपने आप को डिफाइन करता है कि उसका कस्टमर ग्रुप क्या है, उसकी कस्टमर की नीड क्या है, और वो टेक्नोलॉजी जो है वो कौन सी यूज कर रहा है। तो अगर कंपनी ने अपने आप को एक्सपेंड करना है तो वो ये कर सकते हैं कि अपना कस्टमर ग्रुप बड़ा कर दें। यानी पहले वो सिर्फ टेलीविजन स्टूडियोज को लाइटिंग प्रोवाइड करते हैं, फिर वो घरों को भी लाइटिंग प्रोवाइड करें, फैक्ट्रीज को भी लाइटिंग प्रोवाइड करें, ऑफिस को भी लाइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करें, और बाकी जो आपके पास टेलीविजन स्टूडियोज हैं उनके, या फिर कस्टमर की नीड बदल दें। यानी वो जो उनके स्टूडियोज हैं टेलीविजन के, उनमें सिर्फ लाइटिंग ना प्रोवाइड करें बल्कि हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग वगैरह की सर्विसेज भी प्रोवाइड करें। तो एक बिजनेस को हम 3 तरह से डिफाइन करते हैं, उसका कस्टमर ग्रुप क्या है, कस्टमर की नीड क्या है, और टेक्नोलॉजी क्या है। और इन तीनों के अंदर हम जो है वो एक्सपेंशन या एक्सट्रैक्शन या रिडक्शन जो है वो कर सकते हैं। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिस तरह कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SBU, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। आम अल्फाज में एक बिजनेस जो है वो एक यूनिट होता है। जिस तरह अगर मैं कहूंगा कि एंग्रो के SBU कौन से हैं, तो एंग्रो के SBUs के डिविजन्स हैं ऑल्पर और फर्टिलाइजर और अमोर, ये उसके SBU हैं। और अगर मैं कहूं कि ऑल्पर के SBUs कौन से हैं, तो उसके अंदर उसका ऑल्पर मिल्क है, फ्लेवर्ड मिल्क आजकल आ रहा है उनका, फ्लेवर्ड मिल्क है, कोई योगर्ट है, वो तमाम चीजें उसकी SBUs हैं आगे। तो ये अगर मैं उसमें कहूँ योगर्ट कैटेगरी की SBU कौन सी है, तो आगे उसकी और कैटेगरीज हैं। एक्चुअली होता क्या ये, इट इज अ सिंगल बिजनेस और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेसेस। सिंगल बिजनेस या कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेसेस। जिस तरह आपने उबर की, उबर प्लस, उबर रश, उबर पप्पी भी एक टाइम पे आया, उबर क्रिसमस भी आया, अभी उबर ब्लैक भी आया मार्केट के अंदर ग्लोबली। और वैसे ही आप देखोगे पाकिस्तान के अंदर तो ये गो प्लस, ये सारे SBUs हैं अपनी अपनी कंपनीज के। जो आपने कल पढ़ी थी लॉर्ड्स एंड ब्रिट्स की केस स्टडी, उसमें उसके वो 8-10 SBUs बताए हुए थे कि जिसके अंदर वो ऑपरेट कर रहे हैं। ये उनके ये जो प्रोडक्ट्स हैं, तो जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो आपके SBUs हैं। तो it has its own set of competitors। ऑल्पर के competitors अलग हैं, अमोर के competitors अलग हैं, फर्टिलाइजर के, एंग्रो फर्टिलाइजर के competitors जो है वो अलग हैं। इट हैज अ लीडर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो ऑब्वियस सी बात है अमोर का अपना एक लीडर होगा जो उसको लीड करेगा स्ट्रेटेजिकली। जो फर्टिलाइजर है उसका एक अपना प्लानिंग करने वाला, उसका कोई CEO CFO अलग होगा, और वैसे ही जो आपके पास उनकी ऑल्पर है उसको कोई और लीड कर रहा होगा। तो ये
SBU जो है ये इट्स अ कलेक्शन ऑफ बिजनेस रिलेटेड बिजनेसेस और अ सिंगल स्टैंड अलोन बिजनेस। जी, द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग गैप, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग गैप के अंदर हम ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को असेस करते हैं, जिसके अंदर हम प्लान करते हैं न्यू बिजनेसेस को, या डाउनसाइज करते हैं, या टर्मिनेट करते हैं पुराने बिजनेसेस को। अगर कोई गैप नजर आता है फ्यूचर डिजायर्ड सेल्स के अंदर और प्रोजेक्टेड सेल्स के अंदर, डिजायर्ड सेल्स के अंदर और प्रोजेक्टेड सेल्स के अंदर, जो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट है वो उसको चाहिए कि वो डेवलप करे या अक्वायर करे कुछ बिजनेसेस, ताकि वो अपना एम या गोल उसको फुलफिल कर सकें, उसको कंप्लीट कर सकें। आप जो लोएस्ट कर्व देख रहे हो उसके अंदर आपको नजर आएगा कि एक्सपेक्टेड सेल्स है ओवर 5 इयर्स। इन तमाम के अंदर द हाईएस्ट डिस्क्राइब्स डिजायर्ड सेल्स ओवर द सेम पीरियड। जो नीचे है सबसे उसके अंदर एक्सपेक्टेड सेल्स है, आपके पास के क्या सेल्स होंगी, और जो आपके पास हाईएस्ट है वो डिजायर्ड सेल्स जो है वो शो करता है, और इसके बीच में जो कंपनी है वो कितने अरसे में वहां से पहुंचती है एक्सपेक्टेड से डिजायर्ड की तरफ, ये इसके अंदर हम देखते हैं, वो इसका गैप होता है और उसको हम फिल करते हैं मुख्तलिफ चीजों से। फॉर इंस्टेंस इंटेंसिव ग्रोथ है, इंटेंसिव ग्रोथ के अंदर बिजनेस जो है वो पेनिट्रेट करता है मार्केट के अंदर और प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च करता है। उसके अलावा जो इंटीग्रेटिव आपके जो अपॉर्चुनिटीज हैं ग्रोथ की, वो आप करंट बिजनेस के अंदर ही देख रहे होते हो। इंटेंसिव ग्रोथ के अंदर लेट्स सपोज आप एयरलाइन का काम कर रहे हो, आपकी रियान एयरलाइन है या आपकी वेस्टर्न एयरलाइन है या इत्तेहाद एमिरेट्स है, तो आप उसी के अंदर जो है वो देखते हो कि किस तरह हम कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है करंट बिजनेस के अंदर, जिसके जरिए आप अपना बिजनेस जो है वो ग्रो कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने वो कर लिया है तो फिर आप जाते हो सेकंड ऑप्शन की तरफ, के अंदर है इंटीग्रेटिव ग्रोथ। इसके अंदर आप आइडेंटिफाई करते हो अपॉर्चुनिटीज ताकि आप जो रिलेटेड बिजनेसेस हैं करंट, उनको अक्वायर कर सको, जो उससे मिलते जुलते बिजनेसेस हैं उनको आप अक्वायर कर सकें। इंटीग्रेटिव ग्रोथ के अंदर लेट्स सपोज अगर आप आईटी के अंदर हैं तो आईटी का ही कोई बिजनेस ऑप्ट कर ले, अगर आप केबल ऑपरेटर हैं तो आप इंटरनेट प्रोवाइडर भी बन जाएं। तो ऐसे ही जो रिलेटेड, अगर आप डेयरी को देखते हैं तो आप आइसक्रीम की कोई कंपनी बना लें, तो जो रिलेटेड बिजनेस है आप उनको ऑप्ट करते हैं। आप गाड़ियों के इंजन बना रहे हैं तो आप बाइक्स के इंजन बनाना शुरू कर दें, तो ये होता है। और थर्ड और लास्ट ऑप्शन होता है आपके पास होता है डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ। इसके अंदर आप अपॉर्चुनिटीज देखते हो, आइडेंटिफाई करते हो जो वैल्यू ऐड करें बाय एडिंग नॉट रिलेटेड बिजनेसेस या अनरिलेटेड बिजनेसेस, जिनका कोई एक दूसरे से ताल्लुक नहीं है। पहले आप जो है वो एंग्रो के फर्टिलाइजर बना रहे हो और कल आप जो है वो एंग्रो का एयरलाइनर बनाते हो कि एंग्रो जो है वो एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर आएगी, या आप जो है वो बिल्कुल ऑल टुगेदर एक नई जो एंटिटी है उसको एक्सप्लोर करते हो। या एंग्रो कहते हैं कि एंग्रो वाले कहते हैं हम अपना जो है वो मीडिया चैनल भी बनाएंगे, एंग्रो न्यूज बनाएंगे। तो ये बिल्कुल एक अनरिलेटेड अनएक्सप्लोर्ड एवेन्यू है जिसको वो करते हैं। तो इंटेंसिव ग्रोथ के अंदर करंट बिजनेस के अंदर जो है वो आप और अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करते हो। इंटीग्रेटिव के अंदर रिलेटेड बिजनेसेस के जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसके जरिए एक्सपेंड करने की वो एक्सप्लोर करते हो। और लास्ट जो है वो आप डाइवर्सिफिकेशन करते हो, आपके पास जो अनरिलेटेड बिजनेसेस हैं उनके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं उसको आप देखते हो। देन वी हैव अ कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर इज द शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, स्टोरीज, बिलीव्स एंड नॉर्म्स दैट कैरेक्टराइज एन ऑर्गेनाइजेशन। हर कल्चर के अंदर आप जाओगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहां पे आपको आइडिया होगा कि उनका एक अपना कल्चर होता है। लोग स्टोरीज शेयर करते हैं, आपको उससे आइडिया होता है कि आपने क्या करना है, कैसे करना है। लेट सपोज आपको कोई बताता है कि सीईओ से सीएफओ से किसी ने सवाल किया तो उसको पेनलाइज किया गया या उसको डांट पड़ गई, तो ये एक कॉर्पोरेट कल्चर आपको बताता है कि आप यहाँ पे जो है वो सवाल बॉस से नहीं कर सकते। समटाइम्स आपको पता लगता है कि किसी ने नया आइडिया दिया और उसको बड़ा रिवॉर्ड किया गया और उसको प्रमोशन मिल गई, तो आपको पता लगता है कि यहाँ पे आपने फीडबैक देना है। तो ये स्टोरीज बनाई हुई होती हैं, बिलीव्स सेट किए हुए होते हैं, नॉर्म्स जो है वो सेट किए हुए होते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर आप जो है वो इन चीजों को देख रहे होते हैं। उसके बाद, और ये जो आपका कल्चर है कॉर्पोरेट कल्चर, ये ना एक दिन में बनता है और ना एक दिन में चेंज होता है। इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको चेंज करना पड़ता है। अगर आप बीइंग सीएफओ या सीईओ कहीं ज्वाइन करें तो आप एक दिन के अंदर कल्चर को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने चेंज किया तो आप वहां से निकल जाओगे, लोग वहीं पे रहेंगे। आपको पहले समझना होता है कि कल्चर है क्या, और फिर आप बेशक उस पोजीशन के ऊपर भी हो, क्योंकि वो लोगों की हड्डियों में रचा बसा होता है कल्चर, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कल्चर को चेंज करना होता है। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होता है, एक दिन के अंदर आप चेंज नहीं कर सकते। आप बहुत कंजर्वेटिव इन कल्चर को जो है वो बहुत लिबरल कल्चर
नहीं बना सकते और बहुत लिबरल को बहुत कंजर्वेटिव कल्चर नहीं बना सकते विद इन फ्यू डेज। देन वी हैव द बिजनेस यूनिट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। पहले आ गया जी बिजनेस मिशन जो आपने देखे मुख्तलिफ, फिर हम करते हैं एनवायरमेंट एनालिसिस अपॉर्चुनिटीज का और थ्रेट्स का थ्रू स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस एक एनालिसिस है जिसके अंदर हम स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स देखते हैं। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो है ये कंपनी की इंटरनल होती हैं स्वॉट के अंदर, जिसका नीचे लिखा हुआ है इंटरनल एनवायरमेंट, उसको आप एनालाइज करते हो, उसमें आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, वो देखते हो। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, आपकी टेक्नोलॉजी आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, आपकी ह्यूमन रिसोर्स आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी का आउटरेज या शॉर्टेज वो आपका वीकनेस हो सकती है, या आपका पुअर हाइजीन आपकी जो है वो वीकनेस हो सकती है। तो जो भी स्ट्रेंथ और वीकनेस है ये इंटरनल होती है, और जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर होती है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है वो किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर कर सकते हो, या आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी के साथ जो है वो को क्रिएशन की तरफ जा सकते हो, या कोई इंडस्ट्री में नया प्लेयर है जो आपके लिए थ्रेट है। आप जो है वो लेट सपोज माउस ट्रैप्स बना के बेच रहे थे और आप कोई आ गया जो मैट्स के जरिए कंटेम्प्रेरी मैट्स के जरिए जो है वो माउस ट्रैप कर रहा है। तो ये तमाम आपने एनालाइज करने होते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर क्या थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज हैं एक्सटर्नल, और इंटरनल के अंदर क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। देन यू फॉर्मुलेट योर गोल, कि आपका गोल क्या है उसको फॉर्मुलेट करते हैं आप। फिर आप स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन की तरफ जाते हैं, गोल को अचीव करने के लिए आप स्ट्रेटेजीज बनाते हैं और फिर उनको कम्युनिकेट करते हैं प्रोग्राम लेवल के ऊपर, मार्केटिंग वालों को, एचआर वालों को, फाइनेंस वालों को। तो वो प्रोग्राम फॉर्मुलेशन है, और देन यू हैव इट्स इम्प्लीमेंटेशन, और देन फीडबैक एंड कंट्रोल है। तो अभी आगे इसको डिटेल से देख लेते हैं। ये स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, थ्रेट्स हैं। तो अगर आपको कहा जाए कि स्वॉट करें मास्टर ग्रुप ऑफ कंपनीज का, तो आप देखोगे कि उनकी इंटरनल स्ट्रेंथ्स के हैं, उनकी इंटरनल वीकनेसेस के हैं, और एक्सटर्नली उनके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, कौन कौन सी थ्रेट्स अवेलेबल है। वैसे ही एक और एनालिसिस से बोलते हैं मार्केट अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, MOA। इसके अंदर आप एनालाइज कर रहे होते हो मार्केट की अपॉर्चुनिटी को, और उसमें आप इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछते हो। कैन द बेनिफिट्स इन्वॉल्वड इन द अपॉर्चुनिटी बी आर्टिकुलेटेड कन्विंसिंगली टू अ डिफाइंड मार्केट। जो बेनिफिट्स अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, क्या आप कन्विंस कर सकते हो उसके लिए जो आपकी करंट टारगेट मार्केट है उसको। कैन द टारगेट मार्केट बी लोकेटेड एंड रीच विद कॉस्ट इफेक्टिव मीडिया एंड ट्रेड चैनल्स। क्या आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करते हुए जो टारगेट मार्केट है उसको एक्सेस कर सकते हो कॉस्ट एफिशिएंट मींस के जरिए। डज द कंपनी पोजेस or have access to the critical capabilities and resources needed to deliver the customer beliefs। क्या आपके पास वो critical capabilities, वो capacity, वो रिसोर्सेज हैं जिसके जरिए आप डिलीवर कर सकते हो वो कस्टमर को वो बेनिफिट। अच्छा, उसके बाद ही कैन द कंपनी डिलीवर द बेनिफिट्स बेटर देन एनी एक्चुअल और पोटेंशियल कंपैटिटर्स। क्या जो अपॉर्चुनिटी है, जो बेनिफिट है, जो कस्टमर को देने जा रहे हो, वो आप बाकी लोगों से बेहतर तरीके से पहुंचा सकते हो कस्टमर तक अपने कंपैटिटर से या बाकी लोगों से। देन विल द फाइनेंशियल रेट ऑफ रिटर्न मीट और एक्सीड द कंपनीज रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। क्या डिजायर्ड ROI आ रहा है, आपने जो गोल या एम रखा हुआ है, या आपकी जो लाइबिलिटीज है उनको फुलफिल करने के लिए जो आपके पास आपको डिजायर्ड अमाउंट या रेवेन्यूज चाहिए या प्रॉफिट चाहिए, वो उससे आएंगे या नहीं आएंगे। ये इसका मैट्रिक्स बना हुआ है जिसमें आप देखेंगे एक अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स है, एक थ्रेट मैट्रिक्स है। अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स के अंदर एक तरफ अट्रैक्टिवनेस है और एक तरफ जो है वो सक्सेस प्रोबेबिलिटी है कि कामयाबी होगी या नहीं होगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हाई लो, और एक तरफ कितना अट्रैक्टिव है, हाई लो। देन वी हैव थ्रेट मैट्रिक्स, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस की कितना चांस है कि वो अकर होगा, थ्रेट होगा, और फिर उसकी सीरियसनेस कितनी है, हाई लो। आप देखोगे अगर पहली एग्जांपल जो पहले आपने देखी थी, कंपनी डेवलप्स मोर पावरफुल लाइटिंग सिस्टम, जो आपने पहले पढ़ा था तीन आप देख रहे थे कि कौन कौन सी डायमेंशंस एक बिजनेस की हो सकती हैं, तो उसमें हमने लाइटिंग की एग्जांपल ली थी जो स्टूडियो टीवी स्टूडियोज को प्रोवाइड करी थी। अगर वो एग्जांपल यहाँ पे लें तो कंपनी डेवलप्स मोर पावरफुल लाइटिंग सिस्टम, ये 1 के अंदर है। तो आप 1 में अगर देखोगे तो उसकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी यानी होने का चांस और अट्रैक्टिवनेस हाई है, क्योंकि कोई भी कंपनी जो है वो लाइटिंग डेवलप कर सकती है, लाइटिंग सिस्टम डेवलप कर सकता है और उसकी सक्सेस का चांस भी ज्यादा है। कंपनी डेवलप्स डिवाइस टू मेजर एनर्जी एफिशिएंसी। अब इसका जो देखिए ये 2 के अंदर है, ऐसा चांसेस कम है क्योंकि कंपनी लाइटिंग की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए कोई डिवाइस बनाए, तो चांसेस ऑफ अकरेंस यानी कि सक्सेस प्रोबेबिलिटी इसकी लो है और अट्रैक्टिवनेस जो है वो इसकी स्टिल हाई है। थर्ड है कंपनी डेवलप डिवाइस टू मेजर इल्यूमिनेशन लेवल। अच्छा, इसका अट्रैक्टिवनेस जो है वो इसकी लो है, कम है, और वैसे ही इसका जो सक्सेस प्रोबेबिलिटी है वो शायद इसका हाई हो।
उसके अंदर। और देन यू हैव लो अट्रैक्टिवनेस और लो प्रोबेबिलिटी, वो है कंपनी डेवलप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू टीच लाइटिंग फंडामेंटल्स टू टीवी स्टूडियोज, के एक कंपनी जो है वो बनाए सॉफ्टवेयर जिसके जरिए वो जो है वो ट्रेन करे टीवी स्टूडियोज को कि लाइटिंग जो है उसके फंडामेंटल्स क्या है। तो इसका चांस भी कम है कि सक्सेस के चांस भी इसके कम है और इसकी अट्रैक्टिवनेस भी कोई खास नहीं है। तो ये अपॉर्चुनिटी थ्रेट मैट्रिक्स के अंदर अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स था। वैसे ही थ्रेट मैट्रिक्स है टू गिव यू एन आइडिया कि उसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं। इसको भी देख लेते हैं। कंपैरेटर डेवलप सुपीरियर लाइटिंग सिस्टम। अब ये थ्रेट के अंदर आप देखेंगे तो 1 है, हाई है कि ये चांसेस हैं कि जो आपका कंपैरेटर है वो ये करेगा, आपके हाई चांस है कि वो सुपीरियर लाइटिंग सिस्टम आपसे प्रोड्यूस करेगा। और ये सीरियस भी बहुत है क्योंकि अगर वो करेगा तो फिर आपकी मार्केट भी डैमेज बहुत ज्यादा होगी। 2 मेजर प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन। सेकंड ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस 2 है, लो है। पर आज जिस तरह है, आज का जो हालात है आफ्टर कोविड और आजकल जो फाइनेंशियल क्रंच है पूरी दुनिया के अंदर, उसके अंदर तो खैर ये हाई है, लेकिन उसमें जो समझाने के लिए इसमें उन्होंने लिखा हुआ है वो 2 लिखा हुआ है और सीरियसनेस उसकी जो है वो हाई है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो बिजनेस को काफी इफेक्ट होगा। फिर 3 है जी हायर कॉस्ट, के कॉस्ट जो है वो हाई हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इसके अंदर हाई है। अभी भी आप देखेंगे हर चीज जो है वो उसके अंदर दुनिया पूरी में यूके हो, यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, हर चीज की कॉस्ट जो है वो हाई हुई भी है और सीरियसनेस उसकी जो है वो लो है क्योंकि अल्टीमेटली जो है वो अपने बेचनी तो है चीज, लाइटिंग हाउसेस ने, टीवी स्टूडियोज ने वो लाइटिंग परचेज तो करनी है। और 4th है लेजिस्लेशन टू रिड्यूस नंबर ऑफ टीवी स्टूडियो लाइसेंसेज, के गवर्नमेंट कहे कि हम टीवी स्टूडियोज ही कम कर रहे हैं, उसके लाइसेंस कम देंगे, तो उसके प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस जो है वो कम है कि गवर्नमेंट मुश्किल है ये काम करे और सीरियसनेस जो है वो भी इसकी लो है। देन एक और मेथड है जिसके जरिए हम फॉर्मुलेट करते हैं अपने ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। और ये जो है इसके अंदर पहले ये एक एमबीए के अंदर स्पेशलाइजेशन भी जो है वो हुआ करती थी। तो जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैं वो यूज करती हैं एक हेल्दी मिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, जिसके अंदर मैंने पहले कहा था कि प्रॉफिटेबिलिटी भी हो सकती है, सेल्स ग्रोथ हो सकती है, मार्केट शेयर हो सकता है, रिस्क कंटेनमेंट हो सकती है, इनोवेशन कितनी की है, रेपुटेशन कंपनी की कितनी इंक्रीज हुई है, वो तमाम इसके अंदर हो सकती हैं। द बिजनेस यूनिट सेट्स दीज ऑब्जेक्टिव्स एंड देन मैनेजेस बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो कंपनी जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स सेट करती है, गोल सेट करती है इस तरह के कि हमने मार्केट शेयर लाख से 10 लाख करना है, रेवेन्यू 1 लाख से 50 करोड़ करना है, ये जो भी इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स वो सेट करते हैं और फिर वो उसको बाय ऑब्जेक्टिव्स जो है वो सेट करते हैं। फॉर एन एमबीओ सिस्टम टू वर्क द यूनिट्स ऑब्जेक्टिव मस्ट मीट 4 क्राइटेरिया। जो आपका एमबीओ सिस्टम है उसको काम करने के लिए मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, उसके लिए ये 4 इंग्रेडिएंट्स हैं या 4 क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं। एक, यूनिट्स ऑब्जेक्टिव मस्ट बी हायरार्किकल, कि जो यूनिट के ऑब्जेक्टिव हैं वो हायरार्किकल हो। आपका जो भी अपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसकी एक हायरार्की होनी चाहिए, एक कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर होगा, एक डिवीजन लेवल के ऊपर होगा, एक प्रोडक्ट लेवल के ऊपर होगा, एक बिजनेस लेवल के ऊपर होगा। फिर ऑब्जेक्टिव शुड बी क्वांटिटेटिव, मेजरेबल होना चाहिए। जो भी ऑब्जेक्टिव रखे हैं उसको आप मेजर कर सकते हो। जिस तरह मैंने अभी आपको कल लॉर्ड्स एंड बिट्स का कहा तो बहुत सारों ने आंसर किया, लेकिन और उन्होंने वो शायद डायमेंशन तो देख ली कि जिसकी बेसिस के ऊपर आंसर करना है। जिस तरह कुछ ने कहा कि आंसर में लिखा हुआ था कि ये जो नीड है वो ये है कंपनी की, कुछ ने लिखा हुआ था कि बजट के अंदर होगा। यानी दोनों मेन कंसर्न्स आपके जहन में थे पर उसको आपने क्वांटिफाई नहीं किया, आपने किसी ने भी, कि एक्चुअली सारी अमाउंट्स वहां पे गिवन थी। तो आपने खाली एनुअल कॉस्ट निकालनी थी, आपको आइडिया होता है कि कितना कौन सा बेनिफिट देगा कौन सा नहीं। तो जिन्होंने भी आंसर किया वो वेगली ही आंसर होगा कि हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप जिस तरह की मीटिंग में देख रहे थे मन्नू और मनोज मिलने जा रहे थे तो उन्होंने इस पर डिसाइड करना है। कल आप बीइंग एंटरप्रेन्योर इस तरह के डिसीजन लेंगे, तब ये नहीं कर सकते कि हम अच्छा ये कर लेते हैं और ये कर लेते हैं, क्योंकि ये इतनी इंटरेक्टिव क्लास नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। वरना हम 1-2 एक्टिविटीज करते जिससे आपको आइडिया होता कि समटाइम्स हम सोचते कुछ हैं या हमें समझ कुछ और आती है और चीज निकलती कुछ और है। तो बहरहाल जब भी आप इस तरह चीजें करते हैं उसको रैशनली करना चाहिए, क्वांटिफाई करना चाहिए उसको। गोल शुड बी रियलिस्टिक, बहुत आइडियलिस्टिक गोल्स नहीं होने चाहिए क्योंकि जब आप गोल्स मीट नहीं करेंगे तो फिर डिस्करेज होंगे। तो अपनी लाइफ के अंदर, बिजनेस के अंदर वो गोल्स रखें जो रियलिस्टिक हो, बहुत आइडियलिस्टिक गोल्स मत रखें। ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी कंसिस्टेंट, ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक साल आपने रखा हो कि हम प्रॉफिट देखेंगे, अगले साल आपके हम मार्केट शेयर देखेंगे। तो थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट जो है वो आपका गोल होना चाहिए, एकदम से चेंज नहीं होना चाहिए। फिर आपके पास पॉटर की जेनेरिक स्ट्रेटेजीज हैं 3 तरह की। यूजुअली हम ये 3 तरह की माइकल पॉटर ने प्रपोज की हुई है जेनेरिक स्ट्रेटेजीज जिनको यूज करते हैं थिंकिंग के लिए, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लिए। इसमें से एक है ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप, दूसरी है डिफरेंशिएशन और तीसरी है फोकस। जो विद ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप है
इसमें फर्म्स जो हैं वो अचीव करती हैं लोएस्ट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ताकि वो अंडर प्राइस रख के चीजों को compete कर सकें और मार्केट शेयर ले सकें। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप के अंदर कंपनीज कोशिश करती हैं कि वो जो उनकी प्रोडक्ट है या सर्विस है उसकी कॉस्ट जो है वो कम हो, वो प्रोडक्शन के अंदर भी कम हो, वो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी कम हो। कम कीमत होगी उनका मानना है, तो वो कम कीमत के ऊपर compete करेंगे। उनका कंपेटिटर 10 रुपए की चीज देगा, वो 8 रुपए की 7 रुपए की चीज देंगे, और इस जरिए से या इस तरीके से वो जो है वो ज्यादा बड़ा मार्केट शेयर लेंगे, लोगों को ज्यादा अपनी तरफ इंगेज कर सकेंगे, अट्रैक्ट कर सकेंगे। उसके बाद फिर है जी विद डिफरेंशिएशन। इसमें जो बिजनेसेस हैं वो कंसंट्रेट करते हैं ऑन अचीविंग सुपीरियर परफॉर्मेंस या कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन एक खास कस्टमर बेनिफिट एरिया के अंदर, ताकि कस्टमर जो है वो उसको पसंद करे। इसमें हम डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं जो बाकियों के अंदर या आम जो मार्केट में कंपेटिटर्स हैं उनके पास ना हो, और वो हम जो है वो इसमें क्रिएट करते हैं, सुपीरियर वैल्यू क्रिएट करते हैं, सुपीरियर परफॉर्मेंस क्रिएट करते हैं, ताकि कस्टमर जो है वो ज्यादा बेनिफिट उससे ले सके और ज्यादा वैल्यूड फील करे। फिर है फोकस। फोकस के अंदर बिजनेस जो है वो फोकस करते हैं एक या उससे ज्यादा छोटी मार्केट सेगमेंट्स के ऊपर, और उसके अंदर चाहे तो वो कॉस्ट लीडरशिप यूज कर लें और चाहे तो वो डिफरेंशिएशन यूज कर लें या दोनों यूज कर लें। यानी फोकस के अंदर जो मार्केटर्स हैं वो छोटे छोटे मुख्तलिफ सेगमेंट्स को यूज करते हैं, छोटे छोटे मल्टीपल सेगमेंट्स को यूज करते हैं, और उनमें उनकी मर्जी है कि वो कॉस्ट लीडरशिप यूज करें या डिफरेंशिएशन जो है वो यूज कर लें। फिर हमारे पास कुछ जो है वो स्ट्रेटेजिक अलायंसेज हैं, कैटेगरीज ऑफ मार्केटिंग अलायंसेज। हर बड़ी कंपनी हो ये छोटी कंपनी हो, चाहे वो मार्केट लीडर हो या लेगर या फॉलोअर हो, नेशनल हो या ग्लोबल हो, उनको फॉर्मली अलायंसेस जो है वो करने पड़ते हैं, चाहे डोमेस्टिक लेवल पे करने पड़े या मल्टीनेशनल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे जो है वो उनको करने पड़े। इट अल्टीमेटली बेनिफिट्स देम, इससे उनको फायदा होता है और वो बेहतर तरीके से, आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, आप मार्केट लीडर हो एक कंट्री के अंदर, जब आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो उनके नॉर्म्स, कल्चर, हॉस्टेल टोपोलॉजी, परचेजिंग पावर, और वहां पे कौन से प्लेयर्स हैं, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना बेहतर है, ये देखना पड़ता है। तो काफी सारी स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हैं। उसके अंदर ये जो 4 हैं मेन कैटेगरीज हैं। प्रोडक्ट और सर्विस अलायंस, इसके अंदर एक कंपनी जो है वो लाइसेंस देती है एक और कंपनी को ताकि वो उसकी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सके, या 2 कंपनीज जॉइंटली मिल के जो है वो मार्केट के अंदर कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स जो है वो दे रही होती हैं या बना रही होती हैं। जैसे आप देखोगे प्रोडक्ट और सर्विस अलायंस के अंदर आप अगर KFC जाओगे या मैकडॉनल्ड्स जाओगे तो वहां पे किसी और कंपनी का भी जो है वो दूसरा प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, यानी पेप्सी का या कोक का प्रोडक्ट भी वहां पे जो है आपको अवेलेबल मिलेगा, तो ये जॉइंटली इसको सर्व कर रहे होते हैं। या आप एयरलाइन पे किसी भी जाओगे तो वहां पे भी आपको जो है वो इस तरह के अलायंसेस नजर आएंगे। फिर प्रमोशनल अलायंसेस हैं। वन कंपनी एग्रीज टू कैरी अ प्रमोशन फॉर एन अदर कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विस। एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट या सर्विस के लिए जो है वो प्रमोशन करती है। प्रमोशनल अलायंस जो है वो ये होता है जिसके अंदर अमूमन ये एड एजेंसीज के अंदर कार्य होते हैं। एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट को भी प्रमोट करता है। समटाइम्स आप देखोगे कि वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते भी हैं। आप एक प्रोडक्ट लोगे तो आपको किसी और कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट जो है वो फ्री मिलता है। लॉजिस्टिक्स अलायंस, एक कंपनी ऑफर करती है लॉजिस्टिकल सर्विसेज टू अनदर कंपनी या उसकी प्रोडक्ट्स को। जैसे हैदरी बेवरेजेस हैं, वो पेप्सी की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करती हैं। तो लॉजिस्टिक्स अलायंसेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन या सारी लॉजिस्टिक्स जो है वो कोई और कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही होती है, और ये अगर एक बहुत बड़ी कंपनी नहीं है तो आपको ये हेल्प करती है। प्राइसिंग कोलैबोरेशन के अंदर वन और मोर कंपनीज ज्वाइन इन स्पेशल प्राइसिंग कोलैबोरेशन, कि आप की कंपनी कहती है कि आप ये टूथपेस्ट लेंगे तो ये आपको टूथब्रश फ्री मिलेगा, या आप अगर ये प्रोडक्ट लोगे तो आपको इसमें प्राइस कम मिलेगी, या आप ये 2 पैकेट परचेज करोगे तो आपको ये एक छोटा पैकेट फ्री मिलेगा। तो ये मुख्तलिफ प्राइसिंग कोलैबोरेशंस जो है वो इन्होंने जो है वो की हुई होती हैं मुख्तलिफ इन्होंने। फिर अकॉर्डिंग टू मैकिन्जी एंड कंपनी, ये 7 एलिमेंट्स हैं किसी स्ट्रेटेजी के, और ये तमाम जो है वो S लेटर से स्टार्ट होते हैं, जिसके अंदर पहली चीज है, पहले 3 है द फर्स्ट 3 स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम है जिसको हम हार्डवेयर कंसीडर करते हैं। स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम है जिसको हम हार्डवेयर कंसीडर करते हैं, और जो बाकी 4 हैं जिसके अंदर स्टाइल है, स्किल्स है, स्टाफ है और शेयर्ड वैल्यूज है, ये जो है वो सॉफ्टवेयर कंसीडर होती हैं। तो किसी भी स्ट्रेटेजी के अंदर हार्डवेयर जो है वो ये 3 है, स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम्स, और आपके पास जो सॉफ्टवेयर है वो स्किल्स, स्टाफ, स्टाइल और शेयर्ड वैल्यूज है। तो जो फर्स्ट है आपका सॉफ्ट एलिमेंट है स्टाइल, उसका मतलब है कि जो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं वो उनके वे ऑफ थिंकिंग क्या कॉमन है या नहीं है, उनका बिहेवियर जो है वो कॉमन है या नहीं है। स्टाइल से ये कि एक
पर्टिकुलर या एक स्पेसिफिक तरीके से कंपनी के लोग सोचते हैं और बिहेव करते हैं। स्किल्स मतलब जो स्किल उनको चाहिए अपनी एक्टिविटीज करने के लिए या एग्जीक्यूट करने की स्ट्रेटेजी, वो उनके पास है या नहीं है। स्टाफिंग का मतलब ये है कि आपके पास, कंपनी के पास वो एबल्ड लोग हैं या नहीं जिनको आपने जिनसे आपने काम कराना है, और उनको राइट जॉब्स आपने असाइन की हुई है या नहीं की हुई। फोर्थ एलिमेंट है शेयर्ड वैल्यूज का। जो आपके एम्प्लॉइज हैं उनकी जो वैल्यूज है आपस में वो शेयर्ड है या नहीं। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वैल्यूज, समटाइम्स कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहती हैं कि हम इस्लामिक वैल्यूज के लिहाज से काम करते हैं, तो फिर वहां पे जो है वो बाकी एम्प्लॉइज की वैल्यूज भी जो है वो उसी लिहाज से मेजर की जाती हैं और वैसे लोग ही हायर किए जाते हैं। जब ये एलिमेंट्स एक कंपनी के अंदर होते हैं तो कंपनी जो है वो एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी जो है उसको इंप्लीमेंट कर सकती है। मार्केटिंग प्लान कंटेंट्स, एग्जीक्यूटिव समरी, टेबल ऑफ कंटेंट, सिचुएशन एनालिसिस, मार्केट स्ट्रेटेजी, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। मार्केटिंग प्लान के अंदर ये कंटेंट होते हैं जिसमें एग्जीक्यूटिव समरी, जो सीईओ है वो अपने बारे में, कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में थोड़ा बहुत बताता है। टेबल ऑफ कंटेंट के उस मार्केटिंग प्लान के अंदर क्या क्या चीज है, क्या क्या नहीं है। सिचुएशन एनालिसिस, जिस तरह हमने कहा कि आपने मैक्रो एनवायरनमेंट का एनालिसिस कर लिया, माइक्रो का कर लिया, स्वॉट कर लिया, बीसीजी कर लिया, या आपने मुख्तलिफ आप एनालिसिस करते हो। पेस्टल के अंदर आप देखते हो कि आपके मैक्रो फैक्टर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। स्वॉट में देखते हो अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स क्या हैं, स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या हैं। बीसीजी के अंदर देखते हो कि आपके कौन कौन से एसबीयूज कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, किसको कितने पैसों की जरूरत है, तो आप वो देखते हो। फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कि कौन से पी में कितना इन्वेस्ट करना है, प्रमोशन में क्या इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, प्राइसिंग में क्या करना है, प्लेसमेंट में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन में जिसका मतलब है, और प्रोडक्ट के अंदर क्या चेंज करनी है। फिर फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस क्या है, 5 साल में कितना रेवेन्यू आएगा, प्रॉफिट क्या होगा, ग्रोस प्रॉफिट क्या होगा 5 साल में, 1 साल में, 10 साल में, तो ये भी गिवन होते हैं। कब आप ब्रेक इवन के ऊपर जाओगे, कब आपके प्रॉफिट्स, कब आपकी कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट जो है वो सेम, आपकी कॉस्ट और आपके रेवेन्यूज जो है वो सेम हो जाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल, आप देखते हो कि आप अगर ये चीज ना हुई तो फिर आप क्या चीज चेक करोगे, आप सेल्स के लोगों को चेक करोगे, मशीनरी को चेक करोगे। तो जो भी अपने सेल्स की कंट्रोल रखे हुए हैं, आपने फाइनेंशियल कंट्रोल्स रखे हुए हैं, आपने इक्विपमेंट के कंट्रोल रखे हुए हैं, आपने एचआर के कंट्रोल रखे हुए हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल्स हैं। यानी जब आप अप्लाई करते हो, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता, तो वो किन वजूहात से नहीं आ सकता, तो आपने कुछ एरियाज आइडेंटिफाई किए होते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मार्केटिंग प्लान कैसा होना चाहिए? ये सिंपल होता है, स्पेसिफिक होता है, रियलिस्टिक होता है और कंप्लीट होता है। अगर आपका घर के नक्शे की तरह ये मार्केटिंग प्लान है, अगर ये नहीं होगा तो आप डेविएट कर जाओगे और चीजें ठीक नहीं करोगे। इसके अंदर स्वॉट एनालिसिस जो है वो आप लोगों से करवा लेते हैं।